Hi, hello everyone. Good evening. So guys, today we are going to start our new chapter cell cycle and cell division. As you know, मैंने आप लोगों को गूगल मीट पे कुछ बैचेस में हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर फिनिश हो चुका है एंड जिन बैचेस में रह रहा है उसके लिए भी मैं यूट्यूब पे अलग से एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। बट उससे पहले आई थॉट कि हम एक बार सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। इसका कुछ पार्ट हम लोग बहुत पहले क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वो वीडियो देखा भी हो या फिर आप लोगों ने मेरी लाइव क्लासेस में पढ़ाई है। तो देखो, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी वाइज भी हम लोग इसको देखने वाले हैं बिकॉज एनसीईआरटी भी इसको पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो क्वेश्चंस इसके अंदर से इतने ज़्यादा डीप नहीं आते हैं। अगर आपने लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए तो आप लोगों को इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो चलो फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं आपका। अब देखो, सबसे पहले आपका टर्म आता है सेल साइकिल। अब देखो, चैप्टर का नाम हम लोगों को समझना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी हम लोगों को टर्म क्या समझा रहा है, सेल और साइकिल। अब साइकिल से तो हम लोगों को पता है साइकिल का मतलब क्या होता है। जब हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स पढ़ते हैं या किसी भी चीज की साइकिल पढ़ते हैं तो उसका एक कॉमन पॉइंट होता है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद वो एंड भी सेम ही पॉइंट पे आके होती है। मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, अगर हम इसको थोड़ा सा फिजिक्स की टर्म में लेके जाए तो सेल साइकिल का मतलब ये है। अब हम लोगों को पता है हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है। तभी तो हम सेल को बोलते हैं ना, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी पूरी सेल्स मिलके ही क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज से ही ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड उसी से पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा डेवलप होता है ना। तो सेल, अब हम लोगों को पता होना चाहिए, हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। अब ये मिलियंस ऑफ सेल्स आखिरकार हमारी बॉडी के अंदर बनी कैसे? बिकॉज आप लोग देखो अभी 12th का चैप्टर पढ़ चुके हो, रिप्रोडक्शन, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप कहाँ से होता है, जाइगोट से होता है या नहीं होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल जाइगोट स्टेट में होता है। और जाइगोट क्या होता है, क्या होता है बच्चों, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है नहीं? एग्जैक्टली exactly. ये एक हमारी एक सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल का मतलब सिर्फ एक सेल। अब एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। देखो, इसी जाइगोट से क्या बनेगा, हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। अब एक सेल से, और ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें कितनी सेल्स होती है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है हमारी मिलियंस ऑफ सेल। सो द क्वेश्चन अराइजेस बच्चों कि ये एक सेल से, मतलब एक सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स मेरी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कहाँ से डेवलप हुई है। आखिरकार इतनी सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर आ कैसे गई? तो इसका एक ही क्वेश्चन है कि सेल्स ने क्या किया है, अपने आप को मल्टीप्लाई किया है। मतलब एक सेल से दो सेल बनी होंगी, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64, ऐसे ही ये काउंट बढ़ता चला गया, होगा या नहीं होगा। तो एग्जैक्टली हम लोगों को इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि एक सेल हमारा डिवाइड कैसे कर रही है अपने आप को। जैसे कि मेरे पास एक ही सेल है, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, डिवाइड करके दो सेल्स में कन्वर्ट हो गई, ऐसे ही तो डिवीजन हुआ होगा। अब एक और नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि मैम एक सिंगल सेल डिवाइड कर रही है। अभी सपोज करें इस सिंगल सेल का अगर हम वेट ले ले 10 ग्राम, 10 ग्राम की सेल है, एक सेल से दो सेल्स बन रही है, तो दो सेल्स जो बन रही होंगी ये हमारी 5 ग्राम की होंगी या नहीं होंगी? फिर ये आगे जब डिवाइड करेगी यहाँ पे, मतलब हर एक सेल जो होगा हमेशा डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगी। तो ये हमारी 2.5 ग्राम हो गया, दिस इज अगेन 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा क्या बच्चों कि हमारी जो सेल का साइज है वो नेग्लिजिबल रह जाएगा? लेकिन अब फिर से कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आ रहा है। हम लोगों को पता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है सारी की सेल्स सिमिलर इन साइज होती है, सबका साइज सेम होता है, सबके पास सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, वो भी पूरा सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो आखिरकार सेल ने ऐसा कैसे अपने अंदर डिवीजन किया कि वो डिवाइड भी होती रही और उसके साथ साथ उसने अपने आप को मेंटेन भी रखा। उसने अपना शेप, साइज और सेल ऑर्गेनेज सब कुछ मेंटेन रखा।
एक सेल से चाहे आप 10 सेल्स बनवा लो या एक से 2 सेल्स बनवा लो, उन 10 सेल्स के पास भी इक्वल कंटेंट होगा जितना हमारी एक से 2 बनने वाली सेल्स के पास होगा। तो अब हम लोगों को इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि एग्जैक्टली ये सारे डिविजन्स हो कैसे रहे हैं, कैसे हमारी सेल ने अपने साइज को मेंटेन रखा है, कैसे उसने अपना डिवीजन कराया होगा, ये सब। अब सेल साइकिल के अंदर क्या आएगा, सेल साइकिल के अंदर हमारी सारी वही चीजें आएंगी कि सेल ने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस किए डिवाइड होने से पहले, बिकॉज उसको डिवाइड होना है, ठीक है, एक ऐसी फेज में जाना है जहां पे उसको अपना कंटेंट हाफ हाफ कर देना है। तो इसका मतलब पहले उसको अपना कंटेंट डबल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे समझे कि मैं 10 ग्राम की सेल को 5 ग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसको 10 ग्राम से 20 ग्राम बना दूं, फिर ये डिवाइड करेगी, 10 ग्राम की सेल्स आ जाएंगे मेरे पास। अगेन इसको मैं फिर से डबल कंटेंट करा के इसका 20 बना दूं, इसको भी 20 ग्राम बना दे, तो फिर ये डिवाइड करेगी 10। इसका मतलब फिर कितने ही आप डिविजन्स करा लेना, क्या सेल के साइज में, शेप में, उसके वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस आने वाला है? नहीं आएगा ना फिर डिफरेंस। तो इसका मतलब सेल साइकिल के अंदर मेरे को दो चीजें पढ़नी है, सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड होने से पहले सेल अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करेगा। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे एक पढ़ना है इंटर फेज और एक पढ़ना है मेरे को एम फेज। ये दो फेजेस मेरे को पढ़नी है। कोई भी सेल ले लो, उस सेल के अंदर दो फेजेस पाए जाएंगे, इंटरफेज और एम फेज। अब इंटरफेज के अंदर क्या होगा, इंटरफेज के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द सेल डिवीजन। एम फेज को ही हम बोलेंगे डिवीजन फेज, और फिर एम फेज में जाके हमारी सेल हो जाएगी डिवाइड। एम फेज, अब देखो डिवीजन होने के भी दो वेज होंगे। इंटरफेस तो कॉमन है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी, प्रिपेयर करने का मतलब अपना कंटेंट डबल कर लेगी वो। अब उसके अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल करेगी, या फिर उसके अंदर जितनी सेल ऑर्गेनेलिज है उनको डबल करेगी, जो भी चीज उसको करना है सब कुछ करेगी, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी। एम फेज में क्या होगा, एम फेज में सिर्फ डिवीजन होगा। तो डिवीजन दो वेज में हो सकता है। पहला होगा डिवीजन मेरे पास माइटोसिस, और एक होगा मेरे पास मियोसिस। माइटोसिस को अभी से याद रखो, माइटोसिस को ही हम लोग बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। एंड मियोसिस को हम लोग बोलेंगे बच्चों रिडक्शनल डिवीजन। अब इक्वेशनल और रिडक्शनल क्या है, ये धीरे धीरे आप जब हम चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे ना समझ में आ जाना। इक्वेशनल का मतलब इक्वल डिवाइड करेंगे हम, जितना एक सेल के पास कंटेंट है सेम कंटेंट उसकी बनने वाली दो डॉटर सेल्स को देंगे। रिडक्शनल डिवीजन में ऐसे होगा, पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी ना, डॉटर सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ चीज होगी जो रिड्यूस हो जाएगी। अब वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए हो सकता है, क्रोमोसोम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होगा क्या वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मेरे को बताओ जल्दी से समझ में आया या नहीं आप लोगों को, फिर हम छोटे छोटे बेसिक बेसिक पार्ट्स पे कंटिन्यू करेंगे अपना। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर आगे। अब देखो जरा, अब हम लोगों को पता है सेल साइकिल में हमारी जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, उसके अंदर दो फेजेस होती हैं आपकी, इंटरफेज और एम फेज। अब वो चाहे आप ह्यूमन सेल ले लो, कोई प्लांट सेल ले लो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल या कोई भी आर्थ्रोपोड ले लो, कुछ भी आप ले लो, मतलब पूरे हमारे वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, हर एक लिविंग सेल को डिवीजन दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। जैसे कि ये सामने आप लोगों के एनिमेशन चल रहा है, इस एनिमेशन में आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। पहले सेल क्या कर रहा है, अपना साइज बढ़ा रही है, और उसके बीच का जो कंटेंट है ना जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड होने के बाद वो दो पार्ट्स में, पहले तो उसने अपना साइज को बढ़ाया, फिर उसके बाद टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली जो एनिमेशन चल रहा है इसी एनिमेशन को हम डिटेल में बढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर, अब सेल को डिवाइड करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके अंदर चलेगी एक इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। चलो, इंटरफेस क्या होगा। अब इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होगा किसी भी चीज के दो फेजेस के जो बीच की फेज होगी, ऐसे भी तो हम इसको समझ सकते हैं ना। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरे पास सेल की डिवीजन फेज है, मतलब ये है हमारी
एम फेज। ठीक है, अब ये एम फेज है हमारा, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा फेज हो जाएगा हमारा इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर अलग अलग फेजेस आएंगे, जैसे कि इंटरफेज के अंदर आएगी हमारी G1 फेज, फिर आएगी हमारी S फेज, और फिर आएगी हमारी G2 फेज। ये 3 फेजेस हम लोगों को पढ़नी है, लेकिन इससे पहले ना हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम्स, बिकॉज हम ये टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डीएनए क्या होगा, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, कैसे वो डिवाइड करेगा, कैसे वो रेप्लिकेट करेगा, हेप्लॉइड सेल क्या होता है, डिप्लॉइड सेल क्या होता है। तो बेसिक बेसिक से टर्म से पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरफेस में चलते हैं हम लोग। चलो, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए डीएनए क्या होता है। अब डीएनए की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी ना, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो न्यूक्लिक एसिड मतलब ये क्या है, डीएनए का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, और डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होगा, डीएनए के ऊपर चार्ज होगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फोस्फेट ग्रुप, बिकॉज डीएनए के अंदर फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारा हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। अगर हम बात करें, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या होता है डीएनए के अंदर, तो हमारी शुगर होता है, एक होता है हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस किया फोस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और एक होता है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के अंदर कौन से होंगे, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल के डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस एक सेंट्रल ऑर्गेनली होती है सेल में, उसके अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए की लेंथ कितनी होती है, डीएनए की लेंथ होती है आपका 2.2 मीटर। अब 2.2 मीटर डीएनए को मेरे को किसके अंदर फिक्स करना है, न्यूक्लियस के अंदर फिक्स करना है। न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर डीएनए को मेरे को फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए इसका मतलब मेरे को इसको बहुत ज्यादा कॉइलिंग करानी पड़ेगी या नहीं करानी पड़ेगी इसको, बिकॉज 2.2 मीटर डीएनए जिसको मैं नेकेड आई से देख सकती हूँ, और न्यूक्लियस एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसको मैं नेकेड आई से नहीं देख सकती, उसके अंदर मेरे को इसको फिट कराना है। तो मतलब मेरे को डीएनए को यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड बनाना पड़ेगा। अब डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसे मेरे को इसको कंडेंस कराना पड़ेगा। कंडेंस मैं इसको ऐसे कराऊंगी, तो ये होगा मेरा डीएनए। और जब मैंने डीएनए को कंडेंस, कंडेंस मतलब होता है कि उसको कॉइलिंग कराना शुरू कर दिया, किसी चीज के ऊपर रैप करना शुरू कर दिया। और रैपिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रैपिंग करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स का। जैसे कि डीएनए एसिडिक नेचर का हुआ, तो हिस्टोन प्रोटीन हम कौन से लेंगे, यहाँ पे अपोजिट लेंगे इसके। डीएनए एसिडिक है तो हिस्टोन प्रोटीन्स को बेसिक लेंगे, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो हिस्टोन प्रोटीन्स को पॉजिटिवली चार्ज लेंगे, तभी तो ये दोनों रैप हो पाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर। तो हिस्टोन, इसका पूरा डिटेल हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। अब मैंने क्या किया, डीएनए को पकड़ा और हिस्टोन प्रोटीन्स लिए, उनके ऊपर रैप करना शुरू कर दिया। अब रैप करने के बाद जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगी ना, उसको मैं बोलूंगी क्रोमेटिन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसी रैप स्ट्रक्चर को भी मेरे पास किस फॉर्म में दिखेगी, डीएनए इस फॉर्म में आ गया है, इसको मैंने क्रोमेटिन बोल दिया। लेकिन अब अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर शेप दे दिया, और शेप देके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मेरे को दिखने के मिल रहे, एक शेप स्ट्रक्चर, इसी को मैं बोल दूंगी क्रोमोसोम। अब एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा हमारा ये आता है कि मैंने इस क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में क्यों कन्वर्ट कराया, जबकि क्रोमेटिन की फॉर्म में भी मेरा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फिट हो गया था, फिर मैंने क्यों यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट कराया। अब आप खुद देखो, मेरे पास बड़ा सा थ्रेड है, उस थ्रेड को ना मैंने ऐसे रैप करके रख दिया है। अब कोई मेरे को बोले कि आप इस थ्रेड को क्या करो, 2 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी, ऐसे ना सीजर लिया उसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, हो पाएगा क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अभी मैंने सपोज कर इसको ऐसे ऐसे बीच में से कट कर दिया, इक्वली नहीं हो पाएगा ना। अब जब मेरे को इस डीएनए कंटेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मेरे को इसको एक डिविजिबल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा।
वही डिविजिबल फॉर्म होती है मेरी क्रोमोसोम। देखो मैं इस क्रोमोसोम को ऐसे बीच में से यहाँ से डिवाइड कर दूंगी तो हाफ कंटेंट इधर आ जाएगा, हाफ कंटेंट इधर आ जाएगा। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि मेरी जो सेल अगर एकदम नॉर्मल स्टेट में है, वो डिवाइड नहीं कर रही है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन अगर वही सेल डिवीजन फेज में जा चुकी है, मतलब एम फेज, प्रिपरेटरी फेज, सेल दो फेजेस में मिलेगी, या तो सेल आपको इंटरफेज में मिलेगी या एम फेज में मिलेगी, उसके अलावा और कोई फेज नहीं मिलेगी। इंटरफेज में मिलेगा क्रोमेटिन मटेरियल आप लोगों को, और एम फेज में क्या मिलेगा, एम फेज में आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, क्योंकि इंटरफेज से एम फेज में जाते जाते यही क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को और ज्यादा कंडेंस करके क्रोमोसोम शेप बना लेगा, बिकॉज उसको आगे पता है कि डीएनए के अंदर जितना भी मटेरियल है उस सारे के सारे मटेरियल को मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए डिविजिबल फॉर्म में तो आना पड़ेगा। तो क्रोमोसोम में हम लोगों ने क्यों कन्वर्ट करा है, जस्ट टू डिवाइड द जेनेटिक मटेरियल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर पाऊं, इसलिए। अब चलो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोगों ने ये सब क्यों किया। अब जरा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे मेरे पास क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनता है। क्रोमोसोम में सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा सेंट्रोमियर, और ये हमारा इसी फॉर्म है, ऐसे यहाँ पे डीएनए ऐसे पैक्ड होता है पूरी तरीके से, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता होना चाहिए। बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं क्रोमेटिन कौन सी फेज में विजिबल होगा, एक नॉर्मल सेल में विजिबल होगा आपको, क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल के अंदर विजिबल होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। डन बच्चों, यहाँ तक सब कुछ डन है तो चलते हैं आगे। अब देखो सेल साइकिल के बारे में अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सेल साइकिल, तो क्या लिखोगे? तो सेल साइकिल के बारे में एक नॉर्मल सी डेफिनेशन लिख लो। सेल साइकिल क्या है? इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट। किसकी सिक्वेंशियल इवेंट है? सबसे पहले सेल क्या करेगा, अपने अंदर ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करेगा तभी तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा, कंटेंट भी सेम दे पाएगा। फिर उसके बाद ग्रोथ करने का मतलब यह है कि वो अपना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बढ़ाएगा, अपनी सेल की ग्रोथ कराएगा, मतलब अपना साइज इंक्रीज कराएगा। अब साइज के साथ जो उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल को बड़ा थोड़ी ना कर सकता है, उस जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। अब जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट को बढ़ाने, इसका मतलब मेरे को नया डीएनए बनवाना पड़ेगा, तो मीन्स वहां पे मेरे को डीएनए सिंथेसिस करना पड़ेगा। जब एक बार सेल का साइज भी बढ़ गया, डीएनए भी डबल हो गया, फिर उसके बाद हमारी सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी। तो ये 3 फेजेस आएंगी हमारी सेल साइकिल के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के फीचर्स क्या होता है, तो सबसे पहली चीज, मेन फीचर होता है इसका, सेल साइकिल इज अ कोऑर्डिनेटेड साइकिल। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को सोच रहे होंगे मैम ये आंट्स हैं और यहाँ पे शुगर, ये सब की सब क्या चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में चल रही है। कोऑर्डिनेटेड फॉर्म मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हो। ये नहीं कि ये वाली चीटी ना ये रास्ता छोड़ के यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली एकदम से यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा, एक के पीछे एक चलेगी। ऐसे ही हमारा सेल साइकिल होगा, पहले ग्रोथ होगा, फिर डीएनए सिंथेसिस, फिर सेल डिवीजन। ये नहीं कि पहले ग्रोथ हो गया फिर सेल डिवीजन हो रहा है उसके बाद डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, एक सिक्वेंशियल इवेंट इसीलिए बोल रहा है। कोऑर्डिनेटेड साइकिल है। और इस कंट्रोल कैसे होता है, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीज होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन फिक्स स्टेट। अब इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है? लास्ट लाइन का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, उसके लिए कोई फिक्स स्टेट नहीं है कि हमारी इसी फेज के अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा। लेकिन डीएनए रैप्लिकेशन, डीएनए रैप्लिकेट मतलब किसी चीज को रैप्लिकेट करना, नया बनवाना,
तो याद रखना डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन बात एक ही है। डीएनए को रेप्लिकेट कराना वो एक फिक्स स्टेट में ही होगा जिसको हम आगे जाके बोलेंगे एस फेज। क्लियर यहां तक सेल साइकिल के बारे में? सबसे पहले ग्रोथ होगी, फिर डीएनए सिंथेसिस होगा, फिर हमारा सेल डिवीजन होगा। डन सबका यहां तक? जल्दी से बताओ। चलो इतना डन है तो देन विल मूव ऑन नेक्स्ट स्टेट। अब आता है हम लोगों का, जैसे कि मैंने आप लोगों को फेजेस बताया, सबसे पहले हमारा सेल ग्रोथ होगा, फिर सेल ग्रोथ के बाद डीएनए एप्लीकेशन, देन सेल डिवीजन। ऑल दीज प्रोसेसेस शुड टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल। मतलब ये सारे के सारे प्रोसेस हम लोगों को चाहिए कि कोऑर्डिनेटेड वे में ही चले, ताकि हमारा सेल डिवीजन प्रॉपरली होता रहे, अच्छी प्रोजेनी सेल्स मतलब डॉटर सेल्स हमारी बने। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। फिर इसके बाद इसके अंदर होता क्या है एग्जैक्टली वो हम लोग समझते हैं। चलो जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया ना लास्ट लाइन, वही देखो यहाँ पे सेल ग्रोथ, मतलब सेल ग्रोथ हमेशा याद रखना। सेल ग्रोथ की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब वहां पे साइटोप्लाज्म इंक्रीज की बात करें, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो चलता ही चलता रहेगा हमेशा। लेकिन डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, और उस स्पेसिफिक स्टेज को हम बोलते हैं आपका एस फेज। डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होने वाला है। नेक्स्ट ले जाता है। अभी हम लोग देखते हैं आपका फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर कौन कौन सी फेजेस होते हैं? तो जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल साइकिल के अंदर हमारी दो फेजेस आती है, इंटरफेज और आपका एम फेज। इंटरफेज के अंदर हमारी फर्दर आती है नेक्स्ट फेजेस G1 फेज, देन एस फेज एंड देन आपका G2 फेज। अब इन्हीं फेजेस को हम लोगों को डिस्कस करना है। अगर हम बात करें ह्यूमन सेल को, तो ह्यूमन सेल को बच्चों डिवाइड होने के लिए लगते हैं टोटल 24 आवर्स। ह्यूमन सेल को चाहिए आपके 24 आवर। और अगर हम बात करें ईस्ट सेल का, तो इसका आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे ईस्ट सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ईस्ट। ईस्ट के सेल के साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है, डिवीजन का ड्यूरेशन। अब ह्यूमन सेल में हम बात कर रहे हैं 24 आवर, इतना हम लोगों को पता है। जैसे हम लोगों के पास भी पूरा दिन में कितने आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है। ऐसे ही हमारी ह्यूमन सेल के पास भी डिवाइड होने के लिए सिर्फ 24 आवर है। अब इन 24 आवर को हमारे सेल ने अपने आप को कैसे डिवाइड किया हुआ अपनी सेल साइकिल को मेंटेन रखने के लिए? तो इसमें अगर हम बात करें एम फेज की, तो 24 आवर में से एम फेज में सिर्फ और सिर्फ लगता है 1 आवर, मतलब सेल को डिवाइड होने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। अब बाकी का जो पूरा का पूरा टाइम वो कहाँ पे लगता है? बाकी का पूरा टाइम लगता है सेल को अपने आप को प्रिपेयर करने में। प्रिपेयर करने में 3 फेजेस आती है, G1 फेज, एस फेज और हमारी G2 फेज। G1 फेज में आपके लगते हैं 8 से 12 आवर, एस फेज में हम लोगों को चाहिए 6 से 8 आवर, और G2 फेज के लिए हम लोगों को चाहिए होता है 3 से 4 आवर। ये ड्यूरेशन है बच्चों, इसको याद रखना है। और आपको लग रहा है ना इंटरफेज में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एग्जैक्टली इंटरफेज में ये आपका 95% टाइम स्पेंड कर रहे हैं ओनली इन इंटरफेज। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका मतलब G1 प्लस एस G2 को मिला के हम बोलते हैं आपका पूरा 95% ये टाइम कंज्यूम करता है। अब एक एक फेज से स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी G1 फेज से। G1 फेज को ही हम आपका गैप 1 फेज भी बोल सकते हैं। G1 फेज याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब मेरे को सेल को अपने आप को प्रिपेयर कराना है कि वो डिवाइड कर पाए। तो सबसे मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है मेरे सेल का? अपने आप की ग्रोथ कराना। और ग्रोथ जब भी हम टर्म यूज करते हैं तो किस रिस्पेक्ट में बात करते हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? सेल की G1 फेज में क्या होगी हमारी? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। अब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर हम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल को अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिएगा? एक तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी और एक उसको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। दो चीजें उसको जरूरत पड़ने वाली है अपने आप को ग्रो कराने के लिए। एंड इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को याद रखना है, फूड। फूड सेल को कहाँ से मिलेगा? बाहर से मिलेगा या नहीं मिलेगा?
सेल खुद से अपना फूड तो प्रिपेयर नहीं करता बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉप्स। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप है, वो खुद से अपना फूड बनाएंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो फूड हमारी कैसी रिक्वायरमेंट हुई, एक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट हुई, इज अ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। और अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो एंजाइम्स हम बाहर से तो नहीं लेने वाले, एंजाइम्स हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, तो एंजाइम्स हुई हमारी इंटरनल रिक्वायरमेंट। बताओ यहां तक सबको क्लियर है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट और इंटरनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्लियर। तो पहला पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, यहाँ पे सेल में हमारे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, जीवन फेज जो होती है वो सेल की सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज होती है। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे टाइम लिखा 8 से 12 आवर, मतलब वो 8 आवर भी हो सकती है, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 5 पॉसिबिलिटीज है। एफ फेज के अंदर हमने लिखा 6 से 8 आवर्स, मतलब 6, 7, 8, 3 पॉसिबिलिटीज है बस। G2 में 3 से 4 आवर। तो सबसे ज्यादा वेरी कौन करेगा? सेल की जीवन फेज वेरी करेगी। यहां से भी क्वेश्चन आता है, जीवन फेज इज मोस्ट वेरिएबल फेज। क्यों वेरिएबल फेज है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। बाहर से जैसे रिक्वायरमेंट है, बाहर से रिक्वायरमेंट मतलब आप अपनी डाइट्स, अपना न्यूट्रिशन अच्छे से रखेंगे तो आपकी सेल की जीवन फेज मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपकी जीवन फेज क्या हो जाएगी? वो कम टाइम पीरियड की हो जाएगी। तो रीजन लिखो इसका क्या होगा, जीवन फेज इज मोस्ट वेरिएबल फेज बिकॉज दिस इज द only phase which depends on external requirement, जो external requirements पे डिपेंड करेगी। depends on external requirement। बताओ यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद आता है कि सेल का सबसे ज्यादा टाइम कौन सी फेज में स्पेंड करेगी? ऑब्वियसली यहीं पे 8 से 12 आवर हमारा स्पेंड करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लो, सेल स्पेंड करेगी मैक्सिमम टाइम इन जीवन फेज। अब सबसे ज्यादा टाइम हमारा सेल यहाँ पे स्पेंड करेगी तो सेल के अंदर कोई भी डिसफंक्शनिंग होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? इसी के अंदर होगी। तो इसका मतलब अगर डैमेज के सबसे ज्यादा चांसेस इसमें है तो डैमेज को रिपेयर करने के चांसेस सबसे ज्यादा किसमें होंगे? इसी में ही होंगे। और रिपेयरिंग डैमेज किसके अंदर आएगा? ऑब्वियसली डीएनए के अंदर आएगा। तो इसका मतलब डीएनए डैमेज रिपेयर अकर इन जीवन फेज। सिर्फ और सिर्फ जीवन फेज के अंदर ही पॉसिबिलिटी है कि आपका अगर डीएनए में कोई डैमेज आया तो आप उसको रिपेयर कर पाए। तो अब देखो हमने यहां तक देख लिया कि मेरी सेल अब अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए, ठीक है। अब वो सबसे पहले आई मेरी जीवन फेज में जिसमें 8 से 12 घंटे तक ये रहने वाली है और अपनी साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कराएगा। सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज है बिकॉज एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करेगा, अपने आप को रिपेयर करेगा। अब सेल ने 8 से 12 बहुत अच्छे से स्पेंड कर लिया हमारे जीवन फेज में। अब सेल आगे जाएगा, जीवन के बाद कौन सी फेज आएगी? एस फेज आएगी। अब हम लोगों को पता है हमारा जीवन इतना ज्यादा इजी तो होता नहीं है कि डायरेक्टली फेस टू फेस, डिफिकल्टीज आती है नहीं आती है, हमारी लाइफ में भी डिफिकल्टीज आती हैं। ऐसे ही हमारे सेल की लाइफ में भी डिफिकल्टी आती है क्योंकि जीवन फेज है इसका ये। जैसे हमारा जीवन, जीवन वो हिंदी वाला जीवन यहाँ पे रिलेट करके चल रहा, अब इसका जीवन है, डिफिकल्टी तो ऑब्वियसली आने वाली है। तो अब हम लोग समझेंगे कि अपने जीवन को पूरा करने के लिए इसकी लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली है। तो चलो अब एक बार नॉर्मल सी चीज देख लेते हैं। ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अभी सेल ने अपना इंटरफेज स्टार्ट किया, जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया। अब इंटरफेज ने स्टार्ट किया तो ये सबसे पहले आया कौन सी फेज में? जीवन फेज में। अब जीवन फेज में इसने मस्त 8 से 12 आवर स्पेंड कर लिए। अब ये मेरा बन गया बड़े साइज का सेल। अब इसको जाना है आगे एस फेज में। चाहता तो ये एस फेज में जाना है लेकिन अब जीवन है तो डिफिकल्टी तो आएगी ही, उससे तो हम नहीं बच सकते। अब देखते हैं क्या क्या डिफिकल्टी आती है। देखो डिफिकल्टीज,
डिफिकल्टीज देखते हैं। अब हमारे सेल के पास देखो 3 डिफिकल्टीज आए, मतलब 3 ऑप्शंस इसके सामने आके खड़े हो गए कि सेल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस फेज में सब कुछ जाना चाहता है वो है एस फेज। ये हमारे सेल के पास ऑप्शन है कि वो आराम से एस फेज में चला जाए, ठीक है। या फिर उसके सामने एक और ऑप्शन है कि सेल यहीं पे परमानेंट हो जाए, सेल बिकम परमानेंट, या फिर सेल चला जाए जी नॉट फेज में। इसके सामने 3 ऑप्शंस आ गए। अब हमारा बेचारा सेल क्या करे, यहाँ पे क्या करेगा बेचारा सेल, एस फेज में जाए, परमानेंट हो जाए, जी नॉट में। अब सेल खुद से पूछेगा कि उसको क्या करना है। अभी सेल खुद से ये पूछेगा, देखो एक सेल, अगर तुम्हारे पास है डीएनए एकदम 100% प्योर, कोई उसके अंदर डिसफंक्शनिंग नहीं है, सारे नाइट्रोजनस बेसिस सब कुछ एकदम प्रॉपर है, तो आप मजे से इस फेज में चले जाओ। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर है कुछ डिसफंक्शनिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो रखी है आपके सेल के अंदर, आपके डीएनए में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन तो समझते हो ना सब लोग, म्यूटेशन क्या होता है। अगर म्यूटेशन हो गया तो आपके पास आगे 2 ऑप्शन है, या तो आप परमानेंट हो जाओ यहाँ पे, या फिर आप जी नॉट फेज में चले जाओ। अब सेल ने सोचा कि यार मेरे अंदर कोई इतनी मेजर डिसफंक्शनिंग तो नहीं है, मेजर डिसफंक्शनिंग नहीं है तो वो क्या करे, या तो परमानेंट हो जाए, जी नॉट में चले जाए। अब सेल ने सोचा कि काम करना है, देखो ऑप्शन ध्यान से समझना है। सेल के अंदर कोई डिस्फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सेल के पास बहुत सारी अमाउंट में फूड है आगे डिवाइड होने के लिए, तो सेल मजे से जाएगा इस फेज में। लेकिन सेल को लग रहा है कि नहीं यार, मेरे अंदर कुछ ऐसी डिफिकल्टीज है कि अगर मैं डिवाइड होऊंगा ना तो मेरे बनने वाले डॉटर सेल्स है ना, वो भी बेचारे परेशान रहेंगे पूरी लाइफ टाइम। इससे बेटर है मैं यहीं पे परमानेंट हो जाता हूँ। परमानेंट होने का मतलब ये है कि सेल का जो फंक्शन है वो अपना काम परफॉर्म करेगा, उसकी हो जाएगी उसके बाद नेचुरल डेथ। जी नोट फेज में सेल ये क्यों जाएगा, सेल तब जाएगा जब उसके पास प्रॉपर फूड नहीं है। अभी सेल ने बोला कि यार मेरे पास फूड नहीं है, लेकिन मेरे अंदर डिसफंक्शन नहीं है, कुछ भी फूड नहीं है बस मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के ना रेस्टिंग फेज में चला जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, बहुत सारा फूड बना लेता हूँ अपने अंदर, बहुत सारा फूड इकट्ठा कर लेता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी ना हमारी बॉडी को तो तब मैं डिवाइड करने लग जाऊंगा। बस 3 ऑप्शंस। पहला, कोई डिसफंक्शनिंग है, मजे से स्टेज में जाएगा। सेल के अंदर बहुत सारे डिसफंक्शनिंग आ गए, वो नहीं चाहता अपनी डिसफंक्शनिंग अपनी डॉटर सेल्स को देना, परमानेंट हो जाएगा। सेल के पास फूड नहीं है, बहुत सारा फूड इकट्ठा करने के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। सिंपल, तीनों फेजेस के बारे में लिख लो अभी। एस पेज में कब जाएगा, पॉसिबिलिटीज मीन ये सारे के सारे हमारे चेक पॉइंट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होता है जी नॉट वाला। अगर सेल के जो है हमारा सेल जीवन से एस में जा रहा है तो इट मीन उसने कौन सा चेक पॉइंट क्लियर किया होगा, उसने जी नॉट का चेक पॉइंट क्लियर किया होगा, तभी वो एस फेज में जा पाया है। अब एस फेज में गया तो इसका मतलब उसके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज सफिशिएंट फूड प्रेजेंट होना चाहिए, डन बच्चा पार्टी। फिर उसके बाद उसके अंदर अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो रिपेयर हो जाना चाहिए, बिकॉज एक बार सेल एस फेज में गया तो समझो गया, वापस आने के कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस लाइन को भी लिख लो, वंस इट एंटर इनटू एस फेज, एक बार वो एस फेज में गया, इट हैज टू डिवाइड, उसको डिवाइड होना ही होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा। फिर चाहे डैमेज आगे सेल में जाए या कुछ भी जाए, बस डिवाइड होना पड़ेगा। सेल परमानेंट में क्या हो जाएगा, सेल नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं होगा, अपना एक रोल फिक्स कर लेगा यहीं पे, और रोल फिक्स करके अपना रोल परफॉर्म करेगा, एंड फिर हो जाएगी इसकी नेचुरल डेथ, मतलब एपोप्टोसिस, नेचुरल डेथ। जी नॉट फेज क्या होता है, जी नॉट फेज में सेल कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है सेल साइकिल से अपने आप को, या फिर हमारी एनसीईआरटी को लिखते हैं एग्जिट, एग्जिट ऑफ सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है, लेकिन पूरी तरीके से एग्जिट नहीं लेता, वो पूरी तरीके से एग्जिट नहीं लेता, बिकॉज वो वापस से आ जा सकता है यहाँ पे। सिर्फ कहाँ पे चला जाता है, एंटर इनटू अ क्यूशेंट स्टेज, इसीलिए हम इसको क्यूशेंट स्टेज भी बोलते हैं। एंड इस स्टेज में हमारा सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव भी रहेगा, बस ग्रोथ नहीं करेगा और डिवीजन नहीं करेगा। सेल नॉट डिवाइड, बताओ
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारे सेल ने चेक पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। जिसको जी नॉट में जाना था वो जी नॉट में चले गए, जिसको परमानेंट होना था वो परमानेंट हो गए। अब हम लोगों को कहाँ जाना है, एस फेज में जाना है। प्रॉपर फूड था, डैमेज भी रिपेयर हो चुका था, हमारा सेल पहुंच गया एस फेज में। अब हम देखते हैं एस फेज में जाने के बाद सेल के अंदर क्या क्या होने वाला है। स्टार्ट करें, चलो। अब ध्यान से समझना है इस फेज को, सबसे डिफिकल्ट फेज होती है और बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है। एस फेज नाम से हम लोगों को पता चल रहा है S4 होता है सिंथेटिक फेज। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा सिंथेसिस, और सेल यहाँ पे कितने टाइम तक रहने वाला है, 6 से 8 आवर्स तक रहने वाला है। ये हमारी वो फेज होगी जिससे सिंथेसिस होगा। और सिंथेसिस किसका कराना है, मेरे को डीएनए का सिंथेसिस कराना है। मींस डीएनए सिंथेसिस अगर डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो जाने वाला है। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को याद रखना है, अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के पास हमारे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम, जिनका काम होता है माइटोटिक स्पाइंडल्स बनाना या फिर स्पाइंडल फाइबर्स को रिलीज कराना, जो आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं। सेंट्रोजोम टू फॉर्म स्पाइंडल फाइबर्स, और स्पाइंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। दीज आर द साइटोस्केलेटन ऑफ अ सेल। एक सेल का साइटोस्केलेटन ये होता है हमारा। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब एस फेज में हम लोगों को याद रखना है बच्चों, इस फेज में डीएनए सिंथेसिस के साथ साथ हमारा हिस्टोन सिंथेसिस भी होगा। क्यों हिस्टोन सिंथेसिस रिक्वायर्ड है, बिकॉज डीएनए बनाएंगे तो उसको रैप किस पे करेंगे, रैप करने के लिए मेरे को चाहिए कि मैं यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन को भी बनाऊं। अब डीएनए सिंथेसिस होगा कैसे, डीएनए रैप्लिकेशन होगा। एक डीएनए से 2 डीएनए बनने वाला है। अब देखो कैसे होगा, याद रखना है यहाँ पे डीएनए का कंटेंट होगा डबल। डीएनए कंटेंट यहाँ पे डबल होगा, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अभी सपोज करें मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के अंदर है आपका 2C। 2C मतलब 2 इतना कंटेंट है डीएनए का। कंटेंट ऑफ डीएनए को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने क्या कराया, इसके अंदर मतलब इस सेल को एस फेज में लेके गई। अब इस फेज में लेके जाने के बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे देख के हम बच्चे क्या सोचते हैं ना कि यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमोसोम, यहाँ पे 4 क्रोमेटिड 2 क्रोमोसोम। इसका मतलब इस फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ, डीएनए का कंटेंट डबल हुआ क्रोमोसोम के अंदर। इसको हम लोगों को पता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हुआ, 2 क्रोमेटिड थी, यहाँ पे कितनी क्रोमेटिड हो गई, 4 क्रोमेटिड हो गई। लेकिन ये सारी की सारी क्रोमेटिड किससे अटैच्ड है, एक सिंगल सेंट्रोमियर से। एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, और जब तक एक सेंट्रोमियर है ना बच्चों, तब तक एक क्रोमोसोम कहलाएगा। ये एक सेंट्रोमियर है और क्रोमेटिड डबल हुई। क्रोमेटिड का मतलब क्या होता है, क्रोमेटिड के अंदर ही डीएनए होता है, तो मतलब डीएनए कंटेंट डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाला है आफ्टर द एस फेज, एस फेज के बाद भी। बताओ यहां तक समझ में आया। तो एक इंपॉर्टेंट सी लाइन लिख लो, आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। इतनी याद रखनी है। सिर्फ डबल क्या हुआ, डीएनए का कंटेंट। यहाँ पे डीएनए कंटेंट था 2C, यहाँ पे डीएनए कंटेंट हो गया 4C। 2C से 4C हो जाता है हमारा कंटेंट। इतना सा डिफरेंस आता है, इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। अब इसके बाद हम इस फेज के बाद आते हैं हमारी कौन सी फेज में बच्चों, G2 फेज में, लास्ट वन फेज। चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार से। G2 फेज। अब देखो जरा G2 फेज में क्या होगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो चुका है, डीएनए कंटेंट भी डबल हो चुका है। अब यहाँ पे सेल क्या है, सेल को बस लास्ट पॉइंट पे खड़ी है सेल की, अब डिवीजन में जाना ही जाना है। तो मतलब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी पूरी तरीके से टू एंटर इनटू
एम फेज, मतलब एम फेज के लिए सेल अपने आप को पूरी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे ये अपने पास कुछ प्रोटीन सिंथेसिस भी करके चलेगी, आगे जाके उसको फूड की कमी ना हो जाए इसके लिए। सम प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो अकर, और ये प्रोटीन सिंथेसिस आपका कहाँ पे होगा, ट्रांसलेशन के टाइम पे, ठीक है। और प्रोटीन में क्या बनाती है आपका, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाती है, जो आगे जाके क्या हेल्प करेगा, स्पाइंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सम ऑर्गेनेलीज लाइक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज जो होती है हमारे, जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी यहाँ पे डबल हो जाती है। सम ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल हियर, ये यहाँ पे डबल हो जाएंगे। क्लियर? तो G2 फेज तक हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। फेजेस हम लोग देख चुके हैं, इंटरफेज, एम फेज, कौन कौन सी फेज आती है, G1 गैप 1 फेज, एस फेज डीएनए एप्लीकेशन होगा, डीएनए का कंटेंट डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा। G2 फेज में प्रोटीन बनेगा कुछ हमारा, ये हम लोगों ने पढ़ा। G1 फेज हमारी क्या सी फेज होती है, जिसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा और सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। इतना हम लोगों ने देखा। एस फेज के अंदर क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा या फिर रेप्लिकेशन होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल आपका डबल हो जाएगा। ये डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है, हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा। फिर इसके बाद हमारी एस फेज में डीएनए का ये क्रोमोसोम दिखाया, सिर्फ देखो यहाँ पे क्रोमेटिड बढ़ रहे हैं क्रोमोसोम, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। नंबर किसका इंक्रीज हुआ, डीएनए कंटेंट या फिर क्रोमेटिड का नंबर इंक्रीज हुआ, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस के अंदर होगा हमारा, इतना हम लोगों को पता है। सेंट्रियोल भी हमारा डबल हो जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, इन एस फेज, और उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी हमारे बनने लग जाता है। G2 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होगा। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हमारी जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी यहाँ पे डबल हो जाती है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशंस, ओके। देन फेजेस ऑफ सेल साइकिल हम लोगों ने देख लिया, इंटरफेज, एम फेज। फिर एम फेज के अंदर भी बच्चों 2 फेजेस आते हैं। अब तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया अपना पूरा इंटरफेज। अब आता है एम फेज के अंदर क्या क्या फेजेस होती है। पहली फेज आती है कैरियोकाइनेसिस और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। याद रखना है कैरियोकाइनेसिस मतलब हुआ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, हम यहाँ पे न्यूक्लियस को डिवाइड कराते हैं। और बच्चों साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब अब मेरी G2 फेज से निकल के सेल एम फेज में जा चुकी है। अब एम फेज में जाती सबसे पहले उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा अपना, मतलब उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मैंने डबल करा है ना अभी, वो जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले तो अपने आप को क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ होने लग जाएंगे, वही तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। फिर उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लग जाएगा। 2 प्रोसेसेस होंगे। देखो अब कैरियोकाइनेसिस में अंदर, कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेजेस हम लोगों को पढ़नी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको आप याद रखना एक ट्रिक से, पी मैट करके, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेजेस होंगे। सबसे पहले होगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन फेजेस में होगा क्या उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये एनिमेशन आप लोग देख लो। सबसे पहले इस एनिमेशन में क्या दिखा रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा जेनेटिक मटेरियल अभी क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में है वो धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाएगा। कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। फिर वो क्रोमोसोम्स की शेप पूरी तरीके से विजिबल होने लग जाएगी, वो प्रोफेज में होगा, सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन होगा। फिर वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंटर में इकट्ठा कर लेंगे, मेटाफेज प्लेट पे इकट्ठा कर लेंगे, वो मेटाफेज में होगा। फिर उनके अंदर से क्या होगा, क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर होता है ना, 4 क्रोमेटिड्स होंगे उसके पास, वो सेंटर में स्प्लिट हो जाएगा। 2 क्रोमेटिड्स एक कॉर्नर पे, 2 क्रोमेटिड्स एक कॉर्नर पे अपोजिटली मूव करने लग जाएंगे एनाफेज में। और मूव करने के बाद वो जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे और डीकंडेंस होके टेलोफेज हमारा उसको बोलेंगे। फिर देन हमारा साइटोकाइनेसिस चलेगा। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मेरा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखो चल रहा है कैसे।
पूरा न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस बन गए एक सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस तक। अब उन दोनों न्यूक्लियस को अलग अलग साइटोप्लाज्म हम लोगों को देना है, सारी ऑर्गेनेलीज, फिर वहां पे बननी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर इन लोगों ने बता दिया हमारी क्वेशन स्टेज के बारे में। क्वेशन स्टेज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, रेस्टिंग स्टेज होती है जहां पे सेल नॉर्मली फंक्शन करता है, बस डिवाइड नहीं करता है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट डिवाइड। सिंपल है यहां तक, बताओ। सेल नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वही जो मैंने आपको बताया, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी हमारा सेल डिवाइड करेगा उस फेज में। जैसे कि हमारी नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स भी डिवाइड नहीं करती है, वो सब की सब कौन सी सेल में होती है, कौन से स्टेज में होगी, जीवन फेज के अंदर वो सारी की सारी अरेस्टेड रहती है। जीवन से एस में नहीं जाती बिकॉज वो जी नॉट के अंदर आ रखी है सारी की सारी। क्लियर है यहां तक, बताओ। आई गेस यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए अभी। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग अपने एम फेज से। अब एम फेज आप लोगों को पता ही है कौन सी, माइटोटिक फेज हम इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारा सेल एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो अभी इसको पढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा ना एक्सप्लेनेशन समझाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बस वर्ड्स हम लोगों ने देखे थे कि देखो माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को हम बोलते थे रिडक्शनल डिवीजन। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है दोनों के अंदर, किस चीज के अंदर डिफरेंस आ रहा है, वो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। इसको आप लोगों ने समझ लिया ना, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं थोड़े से क्रोमोसोम्स। अब इसका आंसर ना बच्चों लोग देखो आप ही लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं 2n इज इक्वल्स टू क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस के अंदर 2n इज इक्वल्स टू 46 हम बोलते हैं, n इज इक्वल्स टू क्या होता है 23। तो इसका मतलब टोटल वहां पे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इन अ डिप्लॉइड सेल। 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड और सिंगल n होता है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। तो यहाँ पे टोटल 6 क्रोमोसोम्स है। इसको मैंने बोल दिया कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां तक सॉर्टेड है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये मेरे पास सेल है, एक सेल के अंदर 6 क्रोमोसोम है, मैंने इनका क्या करा है, एस फेज करा दिया। एस फेज के अंदर मैं इनको लेके गई। अब इनके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, अभी हम लोग पढ़ के आए, एस फेज के अंदर जाते ही इनके अंदर क्या हो जाता है, इनकी क्रोमेटिड्स डबल हो जाती है। तो जरा इनकी क्रोमेटिड्स डबल कर दो। एक ही सेंट्रोमियर से अटैच करना पड़ेगा ना, तभी तो एक क्रोमोसोम बोलेंगे ना इन लोगों को हम। ये देखो ऐसे। डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लें, इनका सेंट्रोमियर भी बना देता है। ये इसका सेंट्रोमियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब एक बार आगे देखो। अब इसके अंदर ना मैं दो पॉसिबिलिटीज आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर माइटोसिस कैसे होगा, और नीचे की साइड में आपका ड्रॉ करूंगी मियोसिस कैसे होगा। समझ आना है सबको, माइटोसिस में क्या कर रहा है, मियोसिस में क्या कर रहा है। इनका जरा नेमिंग फिर से कर लेते हैं। दिस इज अगेन मेरा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब आपको पता है एक सेल से दो सेल्स बनाने हैं, तो मैं जरा यहाँ पे दो सेल्स बना दूं। ये देखो, मियोसिस में भी दो ही सेल्स बनने वाले हैं, तो मियोसिस के दोनों सेल्स मैंने यहाँ पे बना, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा। अब डिफरेंस देखना क्या होगा यहाँ पे क्या हुआ। अब हम क्या करेंगे, जब हम माइटोसिस की बात कर रहे होंगे बच्चे, तो माइटोसिस के अंदर हम क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर स्प्लिट कराएंगे। तो मैं इसको स्प्लिट कराऊंगी यहाँ से, इसको भी मैं यहाँ से स्प्लिट कराऊंगी, इसको भी यहाँ से,
इन सब को ऐसे बीच से स्प्लिट करा दूंगी, और स्प्लिट कराने के बाद सबका एक 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 पार्ट इसके अंदर, तो कैपिटल टी का एक पार्ट यहाँ पे, इसको ऐसे, चलो ऐसे ड्रॉ कर, कैपिटल टी का एक यहाँ पे आ गया और एक कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, एक स्मॉल टी यहाँ पे आ गया और एक स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, एक कैपिटल आर यहाँ पे आ गया, एक कैपिटल आर यहाँ पे आ गया, जब मैंने स्प्लिट कराया, इसको इधर भी ऐसे लिख लो, और एक स्मॉल आर यहाँ पे आ गया, एक स्मॉल आर यहाँ पे आ गया, एक कैपिटल वाई यहाँ पे आ गया, एक कैपिटल वाई यहाँ पे आ गया, एक स्मॉल वाई यहाँ पे आ गया, एक स्मॉल वाई यहाँ पे आ गया। नेमिंग करना जरा इनका, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब इसके अंदर 2n इज इक्वल्स टू बताना और इसके अंदर 2n इज इक्वल्स टू बताना। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर से देखो, सेंट्रोमियर कितने सेंट्रोमियर है टोटल, सेंट्रोमियर काउंट कर लो, 6 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे कितने हैं हमारे, यहाँ पे भी 6 है, तो इस सेल के अंदर भी 2n इज इक्वल्स टू 6 है, यहाँ पे भी 2n इज इक्वल्स टू 6 है, कोई चेंज आया नहीं आया ना क्रोमोसोम नंबर में चेंज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इक्वेशनल डिवीजन। इसको बच्चा लोग हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में हम लोगों को पता है रिडक्शनल डिवीजन बोलता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, यहाँ पे 2n इज इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएंगे, 3 क्रोमोसोम्स मेरे पास रह जाने वाले एक सेल के अंदर। अब कैसे होगा, ये मेरे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा जेनेटिक्स याद होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीन्स है, इसके हाइट के जीन्स है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एक एलील एक सेल के पास और दूसरे वाला एलील दूसरे सेल के पास, मतलब कैपिटल टी एक के अंदर आ गया, स्मॉल टी एक के अंदर आ गया, सेम आर वाला शेप का जीन होता है ये हमारा चला गया एक के अंदर और ये स्मॉल आर वाला दूसरे के अंदर, ऐसे यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। सेंट्रोमियर्स ड्रॉ करो, मतलब मैंने क्या किया, बीच में से स्प्लिट नहीं किया, इनको उठा के एक 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 एलील्स को अलग अलग कर दिया है बस। यहाँ पे देखना जरा कितने क्रोमोसोम, कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, कैपिटल आर यहाँ पे आ गया, कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला। कितने क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, 2n is equals to 3, this is 2n is equals to 3। हुआ या नहीं हुआ, दिस इज नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन। वहां पे हम लोगों ने सेंट्रोमियर स्प्लिट कराया, यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं कराया, क्रोमोसोम्स को उठा के टोटल 6 थे, 3 एक को दे दिए 3 एक को दे दिए, फालतू का कुछ करना ही नहीं पड़ा हम लोगों को यहाँ पे। ये होता है डिफरेंस। तो इक्वेशनल डिवीजन में अब आप देखो, सेल के पास कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक डॉटर सेल के पास भी सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे देखें अगर मेरे सेल के पास कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन्स थे, लेकिन जो हमारी सेल बना उसके पास तो सिर्फ एक जीन है, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी है, तो इसका मतलब इक्वेशनल डिवीजन से हमेशा जेनेटिकली सिमिलर सेल्स बनती हैं और यहाँ पे जेनेटिकली वेरिएशंस आएंगे। That's why रिडक्शनल डिवीजन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मियोसिस, सिर्फ और सिर्फ मियोसिस की वजह से। अब आप बोलोगे मैम इसका नंबर तो हाफ हो चुका है, इसीलिए तो कभी भी मियोसिस, अकेला मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, फिर इसी का हम मियोसिस 2 करा देंगे। मियोसिस 2 इज जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस, उसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन, मतलब वहां पे डबल हो जाएगा काउंट, 3 का 6 हो जाएगा, तो वहां पे अगेन वो अपनी आइडेंटिटी को रीगेन कर लेंगे। सिंपल, ये आप लोगों को याद रखना है। यहां तक बताओ समझ में आया क्या सबको? क्या हम लोगों ने करा, कोई चेंज नहीं आया माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर में, बट रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ, हाफ हो चुके हैं क्रोमोसोम नंबर हमारे। चलो अब इतना समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब एम फेज को ही हम बोलते हैं बच्चों मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। क्यों हम इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा होता है। अब बोलोगे मैम ड्रामा कैसा? अब आप देखो ना, अब तक हम इंटरफेस पढ़ रहे थे, इंटरफेस के अंदर क्या था बच्चों, इंटरफेस के अंदर बहुत सिंपल सी चीजें चल रही थी।
एक जगह पे हमारा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीज हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, डबल हो रहा था, फिर कुछ प्रोटीन बना रहा था। ड्रामेटिक फेज में क्या होगा, अलग अलग चीजें हम लोगों को दिखेंगी। क्रोमोसोम्स, जो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, फिर वो क्रोमोसोम सबके सब बीच में इक्वेटर पे आ जाएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा एंड अपोजिट अपोजिट पोल्स में मूव करना शुरू कर देंगे। बहुत सारा ड्रामा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इसीलिए इसको बोलते हैं एम फेज, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर यहाँ तक? चलो, फिर इसके बाद एम फेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन में क्या होने वाला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे क्रोमोसोम देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इससे बनने वाली दो सेल्स, अब अगेन दिस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। ये क्या हुआ है यहाँ पे, अभी कैरियोकाइनेसिस हुआ है। एंड ये क्या हुआ है यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 4 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे भी हर एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है बिल्कुल। फिर साइटोकाइनेसिस, हम लोग इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स दोनों के अंदर सेम होने वाला है। नेक्स्ट देखो, डिड यू नो थ्रू फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन in a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages। अलग अलग स्टेजेस के बीच में हम क्लियर कट लाइन नहीं बता सकते हैं, हम लोगों को उनको अलग अलग, मतलब एक प्रॉपर मैनर में पढ़ना पड़ेगा। लाइक पहले मेरे को प्रोफेज पढ़ना पड़ेगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज, बीच बीच में से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। तो देखो 4 फेजेस मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और हमारा टीलोफेज। 4 फेजेस है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है मेरी, प्रोफेज होगी, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगी मेरी एनाफेज। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रोफेज से। प्रोफेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होती है माइटोसिस की, विच फॉलोज द एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। मतलब सबसे पहले मेरे सेल के अंदर G1 फेज आती है, G1 के बाद S, S के बाद G2 एंड G2 के बाद आती है प्रोफेज। तो किसको फॉलो कर रही है ये, एस और G2 को फॉलो कर रही है। देखो यहाँ पे G1 फेज में ग्रोथ एंड डबलिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज हुआ, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, G2 में ग्रोथ प्रिपेयर फॉर माइटोसिस हुआ। फिर उसके बाद कौन सी फेज आई सबसे पहले, प्रोफेज हमारा सबसे पहले आया। अब प्रोफेज में देखो क्या होने वाला है, एकदम ध्यान से समझना है। प्रोफेज में मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास जो डीएनए होता है नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, उसी क्रोमेटिन को पैक कराएंगे। देखो डीएनए को हम पैक करा रहे हैं विद प्रोटीन, कौन से प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर, टू फॉर्म स्ट्रैंड्स, क्रोमेटिन के बहुत सारे स्ट्रैंड्स बन जाए। व्हेन माइटोसिस इज अबाउट टू बिगिन, जब माइटोसिस बिल्कुल स्टार्ट होने वाला होगा, क्रोमेटिन को पैक करा देंगे और ज्यादा टाइटली, गिव राइज टू विजिबल क्रोमोसोम, ताकि मेरे को क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिखने लग जाए। तो अर्ली प्रोफेज में आप लोगों को जो होगा डीएनए वो कंडेंस होता हुआ दिखाई देगा। इंटरफेज में वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा, अर्ली प्रोफेज में वो कंडेंस होता दिखाई देगा। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म, इंटरफेज में जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स वो बने, आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, अलग अलग नहीं होते बट इंटरवाइंड होते हैं एक दूसरे से। फिर आता है कि सेंट्रियोल भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, सेल्स के अपोजिट पोल से हमारे सेंट्रियोल्स बन मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ ये अपने अंदर से रिलीज करेंगे एस्ट्रल रेज, ये यहाँ से रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। यही एस्ट्रल रेज हमारी बनेगी आगे जाके क्या, स्पाइंडल फाइबर्स बनने लग जाएंगी। यही एस्ट्रल रेज स्पाइंडल फाइबर्स की तरह हम लोगों को दिखाई देगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, इस स्टेजेस को अगर हम लिखना चाहें तो पहला स्टेज हम बोलेंगे अनटैंगलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की अनटैंगलिंग हुआ, और डीएनए ने क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ। क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे कैसे, डबल क्रोमेटिड के जैसे, एंड क्रोमोसोम अपने अंदर से सेंट्रोमियर जो होगा वो रिलीज करने लग जाएगा स्पाइंडल फाइबर्स एंड टू फॉर्म एस्टर वो बनाने लग जाएगा, एंड बोथ एस्टर मूव टू द अपोजिट पोल्स पे वो हमारे मूव करने स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ तक। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, जितनी भी मेरे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है
वो भी डिसअपियर होने लग जाएंगी। उससे पहले बता दिया इनिशिएशन ऑफ द माइटोटिक स्पाइंडल जो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर हमारी सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि ये हुई हमारी गोल्जी एपरेटस, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। ये सब हमारी डिसअपियर होने लग जाएगी, जैसे कि एनिमेशन में आप लोगों को दिख रहा है। सेंट्रोमियर्स जो है हमारे वो अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं स्पाइंडल फाइबर्स, और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसॉल्व होने लग रही है। इसको भी लिख लो, न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट डिसअपियरिंग, सिर्फ स्टार्ट होगी, स्टार्ट डिसअपियरिंग। जैसे ये स्टार्ट होने लग जाते हैं डिसअपियर होना, तो हम बोल देते हैं कि इट इज द एंड ऑफ प्रोफेज, हमारा प्रोफेज फिनिश होने वाला हो रहा होता है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करना। फिर आता है हमारा मेटाफेज स्टेट। मेटाफेज का मतलब क्या होगा, जब मेरा न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। का मतलब माइटोसिस की सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुकी है और मेरे स्पाइंडल फाइबर्स भी पूरी तरीके से बन चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये पता चला। इसके अलावा हमारा मेटाफेज को ही हम बोलते हैं, मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। मेटाफेज के अंदर बिकॉज जो क्रोमोसोम है पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा, और क्रोमेटिन पूरी तरीके से कंडेंस होकर क्या बनेगा, क्रोमोसोम। तो अगर मेरे को क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखनी है तो वो मेटाफेज के अंदर देख सकती हूँ। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा, वो मेरे को बताएगा मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। बहुत इजिली यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को पढ़ सकता है। यहाँ तक फिर आता है हमारा मेटाफेज में। इसके अलावा हमारा जो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है बच्चों, इसी सेंट्रोमियर से एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से ही मेरे माइटोटिक स्पाइंडल्स अटैच होंगे आके, काइनेटोकोर से ही माइटोटिक स्पाइंडल्स आगे अटैच होंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के इक्वेटर पे इकट्ठा कर लेंगे। सारे के सारे क्रोमोसोम्स, और इक्वेटर पे कैसे इकट्ठा करेंगे, उनका अरेंजमेंट देखो ध्यान से समझना है। अरेंजमेंट इस वे में होगा कि हमारे क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड एक पोल की साइड फेस होगा उसका, और दूसरे क्रोमेटिड का फेस दूसरे पोल की साइड होगा। बिकॉज अपोजिट पोल से क्या आ रही है हमारे पास, स्पाइंडल फाइबर। तो एक सेंट जो हमारा क्रोमेटिड है ना, दो क्रोमेटिड एक स्पाइंडल फाइबर से अटैच एंड अनदर वन दूसरे वाले से। इस टाइप से देखो क्या लिखते हैं, क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर, और इसी इक्वेटर को हम आगे जाके बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। दिस इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड किससे कनेक्टेड होगा, बाय इट्स काइनेटोकोर की हेल्प से कनेक्ट होगा स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल। एक पोल से आने वाले स्पाइंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर अटैच्ड होंगे, एंड उसी क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड, सेम क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल से आने वाले स्पाइंडल फाइबर से अटैच होगा। इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कौन सी फेज है ये, यहाँ पे कौन कैसे, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आप लोगों से, इसका अटैचमेंट कैसा है, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर। और इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम आपका काइनेटिक माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताओ। फिर इसके बाद क्या होगा, यही हमारा मेटाफेज प्लेट बोल दिया। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड एज मेटाफेज प्लेट, हम इसको बोला। देन आपका आता है कैसे हमारे क्रोमोसोम्स अपने आप को देखो अटैच कर रहे हैं। इस एनिमेशन को ध्यान से देखो, कैसे क्रोमोसोम्स आ रहे हैं एंड आपके सेंटर में एक मेटाफेज प्लेट बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखो दिख रही है हम लोगों को। तो ये हुआ हमारा मेटाफेज प्लेट के बारे में। मेटाफेज प्लेट पे इकट्ठा हुआ, मेटाफेज के अंदर ये हो रहा है। फिर मेटाफेज के बाद आती है हमारी नेक्स्ट फेज। अब क्वेश्चन आ गया, द स्टेट एट विच मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी M फॉर मॉर्फोलॉजी, M फॉर मेटाफेज, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को पता है क्या होगा, मेटाफेज होगा। सो द नेक्स्ट वन इज एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होने वाला है, बहुत सिंपल सी चीज होने वाली है, एक छोटे से एनिमेशन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
देखो सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ पे एनिमेशन देखते हैं, हमारा कहाँ गया, ये देखो, इस एनिमेशन को ध्यान से देखना है। मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम आ चुके थे, अब उनको जो सेंट्रोमियर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ एंड क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल, दो काम होंगे सिर्फ, इसीलिए शॉर्टेस्ट फेज बोल रहे हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ एंड मूव टू द अपोजिट पोल। देखो जरा क्या लिखते हैं, as each chromosomes move away from the equatorial plate, इक्वेटोरियल प्लेट से हमारे क्रोमोसोम्स अलग अलग मूव करेंगे। अब उनको क्रोमोसोम्स है, अब उनको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे, बिकॉज एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन चुके हैं। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड द पोल, पोल की साइड होगा, hence at the leading stage with the arms of the chromosomes trailing behind, और यहाँ पे हम लोगों को ऐसे दिखेगा कि मेरे जो क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग कर रहे हैं, मतलब उनको कोई खींच के लेके जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं सिंपली वाले, एकदम समझ लो। देखो अब हम लोगों को पता है बच्चा, क्रोमोसोम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमियर। अगर मेरे क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर में, तो हम उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और अगर उसका सेंटर से थोड़ा सा अवे है तो उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और अगर बिल्कुल हमारा सेंटर से अवे है तो उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। अब इन तीन केसेस को ध्यान से देखना है। अगर मेरा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहा होगा तो स्प्लिटिंग के बाद जब हमारा सेंट्रोमियर ऐसे खींच रहा होगा क्रोमोसोम को, तो कैसी शेप बनेगी, हमारी वी शेप बनने वाली है। जैसे सेंटर में है ना बिल्कुल सेंट्रोमियर हमारा, तो वी शेप बनेगी। लेकिन अगर मेरे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक को हम खींचेंगे तो उसकी शेप कैसे बनने वाली है, एल शेप बनेगी या नहीं बनेगी। इन एनाफेज स्टेज क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, मेटासेंट्रिक अगर क्रोमोसोम है वो एनाफेज में कैसी शेप का दिखेगा, वी शेप का। सब मेटासेंट्रिक आपको पता है एक बड़ी आर्म होगी एक छोटी आर्म होगी, तो एल शेप दिखेगा। एक्रोसेंट्रिक में बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो ये मेरे को दिखने वाला है जे शेप। और अगर मैं टीलोसेंट्रिक ले लूं, बिल्कुल ऐसे क्रोमोसोम है कि उसके बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे ही मेरा सेंट्रोमियर है, तो उसकी शेप कैसी दिखेगी, आई शेप। तो चार शेप देखने के लिए मिलेगी, वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। कौन सी शेप किस में बन रही है आप लोग इजीली समझ सकते हो यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब ये हुआ हमारा एनाफेज। एनाफेज को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, दो पॉइंट्स है सर, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, मूव टू द अपोजिट पोल। तो द करेक्ट आंसर इज ए यहाँ पे हमारा। अब आता है हमारा द लास्ट वन स्टेज विच इज नॉन एज टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या हुआ, हमारे जो क्रोमोसोम्स मतलब डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। अब वो अपना मतलब अपने आप को डीकंडेंस करने लग जाएंगे, क्रोमोसोम से डीकंडेंस होकर क्या बनाने लग जाएंगे, क्रोमेटिन मटेरियल बनाने लग जाएंगे। तो पहला पॉइंट यही लिखो आप लोग, जैसे कि क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो रहा था तो क्रोमोसोम बन रहे थे, अब क्रोमोसोम को डीकंडेंस कराएंगे तो क्या बनेगा, क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा अपोजिट अपोजिट पोल्स पे। तो पहली स्टेज यही आपको लिखनी है, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस हो जाएंगे, और क्रोमोसोम्स को अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर, मतलब क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे बिकॉज वो डीकंडेंस हो चुके हैं। इसीलिए पॉइंट लिखते हैं दे लोस्ट देयर इंडिविजुअलिटी, या फिर अपनी आइडेंटिटी भी यहाँ पे लोस्ट कर देते हैं, लोस्ट देयर आइडेंटिटी। और इसके अलावा जितनी हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेलीज को गायब कराया था, सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज वापस से हम लोगों को दिखने लग जाएंगी। अब हम लोगों को यहाँ पे क्रोमोसोम्स नहीं दिखेगा पोल पे, अलग अलग पोल पे हम लोगों को दिखेगा क्रोमेटिन मटेरियल का एक मास। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन अ मास इन द टू पोल्स। तो अलग अलग पोल्स पे क्रोमेटिन मटेरियल मेरे को दिखने वाला है। एंड उसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज हमारी बनने लग जाएंगी, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से दोनों साइड में बनने लग जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब हमारा फिनिश हुआ बच्चों कैरियोकाइनेसिस क्या क्या करा, एक बार फिर से रिकैप कर लो। कैरियोकाइनेसिस में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारी आई प्रोफेज, जिसके अंदर हम लोगों ने कंडेंसेशन कराया। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्रोमेटिन की फॉर्म में था, उसको कंडेंस करा के क्या बना दिया हम लोगों ने, कंडेंस करा के क्या बनाया था, उसको हम लोगों ने कंडेंस करा के बनाया था क्रोमोसोम। ठीक है,
फिर सेंट्रियोल्स को हम लोगों ने वहां पे क्या अपोजिट अपोजिट पोल्स पे मूव कराना शुरू किया था, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव किए, फिर उसके बाद हमारे जो सेल ऑर्गेनेलीज थे वो डिसअपियर होने लग गए, धीरे धीरे मेरा न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर होने लगा। फिर जैसे पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई तो मैंने बोला मेरी सेल मेटाफेज स्टेट में पहुंच चुकी है। अब मेटाफेज में वो पहुंच चुकी है, मेटाफेज में आते ही सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पे इकट्ठा कर लेंगे और क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएंगे। तो मेरे को क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है ना, तो मैं उसी फेज में करने वाली हूँ। ठीक है, ये चीज अगर मेरे को कहीं पे कैरियोटाइपिंग मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को भी पता करना है कि मेरे सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हमारी सेल के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं, कोई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इस टाइप की डिसीज तो नहीं है, तो उनको पता करने के लिए कैरियोटाइपिंग करने के लिए भी मैं मेटाफेज को ही चूज करने वाली हूँ। वहां पे मैंने देखा मेटाफेज प्लेट पे हमारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे, इतना काम हुआ। फिर वो इकट्ठा करने के बाद सेंटर में स्प्लिट होगा, मूव टू द अपोजिट पोल, दिस इज नोन एज एनाफेज, शॉर्टेस्ट फेज होगा। फिर अपोजिट पोल्स पे जाते ही क्या होगा, वहां पे क्रोमोसोम्स अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे एंड डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। डीकंडेंस होना शुरू होंगे तो फिर से वापस वही न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग जाएगा, मास की तरह दिखने लग जाएगा। फिर हमारा सेल के जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस हम लोगों को दिखने लग जाएंगे। अब सेल के दो न्यूक्लियस तो बन चुके हैं, अब उसका साइटोप्लाज्म भी हम लोगों को अलग कराना है। तो इसका मतलब हम लोगों ने पूरा कैरियोकाइनेसिस पढ़ लिया है, अब मेरे को क्या करना है, साइटोकाइनेसिस को पूरा पढ़ना है। चलो अभी साइटोकाइनेसिस पे चलता है। अब बच्चों देखो, साइटोकाइनेसिस में हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है। ये तो हम लोगों को पता है कि इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको लिखना चाहो लिख लो, इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हमारा यहाँ पे डिवाइड करने वाला है। अब ये भी हमारा दो पार्ट्स में होगा, एनिमल सेल के अंदर अलग होगा, प्लांट सेल के अंदर अलग होगा। अब बोलोगी मैम एनिमल और प्लांट के अंदर अलग क्यों है, बिकॉज एनिमल्स के अंदर प्लांट सेल वॉल नहीं होती है। हम लोगों को क्या है, सेल को डिवाइड करके दो पार्ट्स में करना है, तो क्या मैं सेल वॉल को कट कर सकती हूँ, कट करके दो सेल नहीं बना सकते, इसलिए प्लांट सेल के अंदर अलग साइटोकाइनेसिस होगा, एनिमल सेल के अंदर एक डिफरेंट वे से होगा। एनिमल सेल के अंदर बिकॉज सेल वॉल नहीं होती है, यहाँ पे बनेगा क्लीवेज फ्यूरो, और प्लांट सेल के अंदर बनेगी एक सेल प्लेट। नाम याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एनिमल सेल के अंदर बनेगा क्लीवेज फ्यूरो, प्लांट सेल के अंदर बनेगा सेल प्लेट हमारा। अब देखते हैं एनिमल सेल के अंदर क्या होगा। देखो एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होने लग जाएगा, और उसी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनेगा, जिसको हम बोलेंगे क्लीवेज फ्यूरो। दोनों सेल्स एक दूसरे को अपोजिटली मूव करेंगे, बीच में से ब्रेक हो गया, बन गया हमारा सेल, दो अलग अलग सेल्स। ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ याद रखना है क्लीवेज फ्यूरो के थ्रू ये होने वाला है। बट प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर क्यों, बिकॉज प्लांट सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism, एक अलग मैकेनिज्म हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सेल वॉल है हमारी, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे छोटे छोटे से वेसिकल्स लूंगी। अब ये वेसिकल्स कौन सिक्रीट करेगा, हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस छोटे छोटे वेसिकल्स सिक्रीट करेगा, वही सारे वेसिकल्स हमारे सेल के सेंटर में आके इकट्ठे हो जाएंगे, एंड यही सेंटर में इकट्ठे होके बना लेंगे मिडिल लैमेला। इसी की वजह से बनेगा हमारा मिडिल लैमेला, एंड यही मिडिल लैमेला आपका सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब दो प्लांट सेल, दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। यहाँ पे अलग से सेल डिवाइड नहीं, बस उनके बीच में एक प्लेट डेवलप हो गई है, विच इज नोन एज मिडिल लैमेला, जो बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की और मैग्नीशियम पैक्टेट से। और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। ये सब डिवीजन मतलब क्लीवेज होने से पहले दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, जो नई ऑर्गेनेल्स बनने वो बन जाएंगी, बस फिनिश हमारा साइटोकाइनेसिस। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने G2 फेज में इनका अमाउंट डबल कराया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के पास, दूसरा दूसरे सेल के पास, ये हुआ। बट इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका, लेकिन सेल ने साइटोप्लाज्म डिवाइड करने से मना कर दिया। अब न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे सेल के अंदर, उस स्टेज को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। एंड इसकी वजह से हमारी जो सेल होती है वो बन जाते हैं थिन साइटेड सेल,
एंड दिस कंडीशन इज नोन एज सिंसाइटियम, या फिर इसको हम आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जब कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है बट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कोकोनट, सबने खाया होगा, नहीं खाया होगा, नारियल। अब नारियल के अंदर जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं और एक होता है उसके अंदर मलाई वाला पार्ट, तो जो उसका पानी वाला पार्ट होता है ना, वो होता डेवलप होता है हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है। और जो उसका कर्नल वाला पार्ट होता है, मतलब जो मलाई वाला पार्ट होता है, वो उसका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये आपको याद रखना है। तो देखो, प्राइमरी हमारी एंडोस्पर्म सेल है, एक से दो न्यूक्लियस बने, दो से चार, फिर बहुत सारे न्यूक्लियस बने, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होकर हमारा कर्नल सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस इज लिक्विड एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियस मतलब मल्टी न्यूक्लियेट स्टेट में है, उसकी वजह से हमारा उसके अंदर कोकोनट में लिक्विड बनता है, फिर साइटोकाइनेसिस होने के बाद उसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है मलाई वाले पार्ट में। क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा अपना पूरा माइटोसिस। अब बात आती है कि माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस होते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस बच्चों, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन है तो सारी की सारी डिप्लॉयड एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाएगा। डिप्लॉयड सेल मतलब जिनके अंदर 2n नंबर ऑफ कंटेंट प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हमारा माइटोसिस कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है जहां पे हैप्लॉइड सेल्स में भी पाया जाता है। क्या क्या? जैसे कि हमारा गैमेटोसाइट्स ऑफ मोल्स की जो गैमेटोफाइट स्टेट होती है उसके अंदर आपका माइटोसिस पाया जाएगा। या फिर हमारा जो मेल हनी बी होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रोन मेल हनी बी, वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। एंड ये हैप्लॉइड है तो अभी बेचारा अगर ये मियोसिस कर लेगा तो इसके जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर तो कुछ जेनेटिक मटेरियल बचेगा ही नहीं, तो इसलिए इसने सोचा कि मैं भी अपने अंदर माइटोसिस कराने लग जाता हूँ। पहला एग्जाम्पल याद रखना है गैमेटोफाइट ऑफ मोल्स, सेकेंड एग्जाम्पल याद रखना है हनी बी, और थर्ड एग्जाम्पल आपको याद रखना है जितनी भी हमारी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं वो भी डिवाइड कर सकती है माइटोसिस के थ्रू। जितने भी गैमीट्स बनते हैं मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड एक गैमीट बनेगा तो मियोसिस होगा, लेकिन वो हैप्लॉइड जब गैमीट्स भी अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइटोसिस के थ्रू करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, पहला सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब सेकेंड सिग्निफिकेंस ये है, माइटोसिस में बनने वाली सेल्स का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, जेनेटिकली सिमिलर सेल्स हमारी डेवलप होती हैं। सेकेंड सिग्निफिकेंस। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या होता है? जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ किसकी वजह से होती है? माइटोसिस की वजह से होती है। थर्ड पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। एंड द फोर्थ वन पॉइंट, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर कहीं पे भी डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को रिपेयर करने में भी कौन हेल्प करेगा? माइटोसिस। जैसे कि हमारी एपिडर्मिस वाला पार्ट, स्किन वाला पार्ट कहीं से डैमेज हो जाए तो क्या करेगा? माइटोसिस करा के अपने आप को रिपेयर कराएगा। ठीक है, सेकेंडली कौन रिपेयर कराएगा? जितनी भी हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन सेल्स की लाइनिंग जो होती है वहां वाली सेल्स भी अपने आप को माइटोसिस के थ्रू रिपेयरिंग कराती हैं। हमारी आरबीसीज माइटोसिस के थ्रू अपना काउंट बढ़ाती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आता है माइटोटिक डिवीजन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिजल्ट्स इन द कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। अब ये हम लोगों ने जैसे कि चैप्टर पढ़ा ना मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाला, तो उसमें पता है हम लोगों को प्लांट्स की जो शूट एपेक्स होता है और रूट एपेक्स होता है वहां पे मेरिस्टेमेटिक रीजन्स पाए जाते हैं। तो जितनी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है उन सब के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, बिकॉज वो यंग सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। और उसी में हम लोगों ने स्टेज पढ़ी थी परमानेंट, तो हमारा सेल जब परमानेंट हो रहा था ना वहीं पे वो परमानेंट वाली स्टेज पढ़ी थी ना कि जीवन से आएगा या तो एस में चला जाएगा या परमानेंट हो जाएगा जी नॉट में। तो जितने भी हमारे प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं ना परमानेंट, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, कि जब जरूरत पड़ती है तो वापस से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर डिफ्रेंशिएशन, मैच्योर हो जाता है तो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, डी डिफ्रेंशिएशन करके वापस से हमारे डिवाइड होने लग जाता है। तो इसका मतलब परमानेंट होते हैं वहां, मतलब एक जी नोट फेज में बोल सकते हैं कि जी नोट फेज में जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है वापस से किसमें आ जाता है? वापस से डिवाइड करने लग जाते हैं। कुछ टाइम के लिए परमानेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए वापस से डी डिफ्रेंशिएशन जब वो कराते हैं अपना।
ये सब मैं आप लोगों को एनाटॉमी में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर आता है कि हमारा जो माइटोसिस है वो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो को भी मेंटेन रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, N/C, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, इसके रेशो को मेंटेन करता है। जो हमारे पेरेंट सेल में होता है सेम रेशो ही डॉटर सेल्स के अंदर ये मेंटेन रख के चलता है। इसी को हम बोलते हैं कि सेल जो माइटोसिस डिवीजन है हेल्प्स टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। बताओ, यहां तक हमारा क्लियर होता है आपका माइटोसिस। माइटोसिस में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, 4 फेजेस देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो मियोसिस में भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसमें भी सेम रहने वाली है, बस डिफरेंस ये है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में क्या होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, वो क्यों होता है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। और मियोसिस में होता है रिडक्शनल डिवीजन। सिंपल यहां तक सारी चीजें। तो अब हम चलते हैं अपना मियोसिस पे। रिडक्शनल डिवीजन होगा कैसे, क्या क्या उसमें अलग अलग चीजें आप लोगों को पढ़नी है। मोस्टली 30 मिनट्स लगने वाले, उससे ज्यादा नहीं लगना है, उसको डायरेक्ट मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द मियोसिस। तो देखो, अभी हम लोग अपना मियोसिस कंटिन्यू करते हैं। मियोसिस में देखो क्या लिखा हुआ है। मियोसिस, अच्छा सबसे पहले हम लोगों को जितना पता है एक बार वो लिख लेता है, फिर हम लोगों के लिए इजी होगा मियोसिस को पढ़ना। हम लोगों को पता है मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये तो सभी बच्चों को याद रहता है, इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अभी रिडक्शनल डिवीजन है मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, ये हम लोग पढ़ते हैं। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ, क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे सारा का सारा डिवीजन, ये डिवीजन हम क्या बनाने के लिए करेंगे, ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है हैप्लॉइड सेल। तो जितनी भी जर्म सेल्स होती हैं सभी जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस पाया जाता है, क्योंकि वहां पे हम लोगों को हैप्लॉइड सेल्स चाहिए होती है बनाने के लिए। अब इसका मतलब इट अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जितना भी हम लोगों को गैमेटोजेनेसिस कराना है तो सभी गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों को मियोसिस कराना पड़ेगा, बिकॉज दिस लीड्स टू द हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। चलो अभी जरा एनसीईआरटी देखो। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। वहां पे दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनता है। तो इसका मतलब डिप्लॉइड बनाने के लिए वो जो दो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं वो हैप्लॉइड होने चाहिए। तो मतलब गैमेट्स आर फॉर्म्ड कहाँ से बने हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स होती है जिनके अंदर हम मियोसिस करा के उनको हैप्लॉइड में कन्वर्ट कराएंगे, फिर वही सेल्स फ्यूज करके एक हैप्लॉइड सेल बनाएंगे, मतलब एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगी। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, हाफ क्रोमोसोम नंबर रह जाएगा, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। इसी फेज को हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड फेज को इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पे हम लोग फिर फर्टिलाइजेशन करा के डिप्लॉइड फेज को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। वी केम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, जब हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस कराया वहां पे हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ये क्लियर है, हम लोगों ने सारी चीजें लिख ली है। फिर इसके बाद मियोसिस के अंदर दो सिक्वेंशियल साइकिल्स होंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, बट डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब मेरा सेल आपका माइटोसिस में एंटर करेगा तब उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अगर मेरा सेल मियोसिस 1 में एंटर कर रहा है तब डीएनए रेप्लिकेशन। क्या मियोसिस 1 से जब वो मियोसिस 2 में जा रहा है फिर से डीएनए रेप्लिकेट करेगा? नहीं करेगा। मियोसिस और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कोई इंटरफेज नहीं आएगा। मियोसिस 1 इनिशिएट होगा आफ्टर द पेरेंटल chromosomes have replicated to produce identical sister chromatid at this phase. Meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombination between, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। मियोसिस 1 की जितनी फेजेस होंगी उनको हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 बोलेंगे, और मियोसिस 2 की फेजेस को ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी प्रोफेज 1 से। अब अगेन स्टेजेस सारी सेम है, पी मैट से हम लोग याद रखने वाले हैं।
अब जो हमारी यहाँ पे भी जो प्रोफेज होती है बच्चों, वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी, और प्रोफेज के अंदर कुछ सब फेजेस आती हैं। कौन कौन सी फेजेस आती है उनको याद रखने की ट्रिक होती है LZ PD²। LZ PD², L फॉर लेप्टोटीन, याद कर लो इनको मेरे साथ, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होंगे। अब तक की सारी चीजें याद होंगी, ये वाली चीजें भी याद करो। Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकाइटीन, D फॉर डिप्लोटीन, एंड अगेन एक और D फॉर डायाकाइनेसिस। अब देखो यहीं पे मैं आप लोगों को सारी फेजेस याद कराने वाली हूँ। लेप्टोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होगा, पैकाइटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में क्या होगा, डायकाइनेसिस में क्या होगा, इतना हम लोगों को क्लियर है। प्रोफेज में अब तक क्या हो रहा था, प्रोफेज में जैसे ही सेल मेरा एंटर हो रहा था तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने आप को कंडेंस कर रहा था। तो इसका मतलब प्रोफेज की जो सबसे पहली फेज होगी मेरी, उसके अंदर भी मेरा कंडेंसेशन होगा। तो लिखो इस पॉइंट को, एन फेज के अंदर ही हमारा होगा कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन करके जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा करके एक बुके हम लोग बना देते हैं ना, ऐसे ही मेरा क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को कंडेंस करके एक बुके लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसीलिए हम इस स्टेज को बुकेट स्टेज भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। लिखो आप एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से नीट में। लेप्टोटीन स्टेज मतलब वो कौन सी स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी, नॉट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो लेप्टोटीन स्टेज के अंदर लेप्टोटीन में हो क्या रहा है, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन। जब तक लेप्टोटीन चलता रहेगा क्रोमोसोम्स कंडेंस होता रहेगा, फिर पूरी तरीके से कंडेंस होकर बुके लाइक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आया मेरा पैकाइटीन स्टेज, सॉरी जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में आते ही क्या होगा देखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज chromosomes start pairing together and this process of association is called synapses। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी मेरे पास जो क्रोमोसोम बन चुके हैं ना, वो क्रोमोसोम्स स्नैप्सिस करना स्टार्ट करेंगे। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और क्लोज आने के बाद इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। दो क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज आके कुछ कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करेंगे, उस कॉन्वर्सेशन को बोलेंगे अभी स्नैप्सिस। अब कोई भी कॉन्वर्सेशन किसके थ्रू होता है, मोबाइल फोन के थ्रू होती है या फिर किसी भी चीज के थ्रू होती है। कॉन्वर्सेशन कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए हो ना, इनका मीडियम क्या होता है, इनका मीडियम होता है बच्चों स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्नैप्सिस। अब क्या होगा, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम जब क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज, जब हमने इस स्टेज का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कराया, क्रोमोसोम स्नैप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure जिसको हम बोलते हैं स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में हम लोगों को ये पता चला क्रोमोसोम्स को जो स्नैप्सिस होता है किसकी वजह से होते हैं, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है जो मैंने आपको बना के दिखाया स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ स्नैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट, या फिर हम इसको एक टेट्राड स्टेज भी बोलते हैं। बाइवेलेंट, बाइवेलेंट का मतलब क्या हुआ, देखो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इनके बीच में ऐसे हमारा क्या होना, देखो अभी मैंने यहाँ पे आपका क्रोमेटिड 4 बनाए हैं, लेकिन अगर हम इसको हाफ कर दें, बिकॉज अभी हमारा क्या हुआ है यहाँ पे एस फेज नहीं आया है, अभी एस फेज नहीं आया है, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है अभी जेनेटिक मटेरियल तो हाफ ही है। तो देख लो इसको जरा, ऐसे बनाए, ये है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्रोमोसोम्स हैं, अभी एस फेज में जब जाएंगे तो इनको डबल कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम है या नहीं है, अभी आपस में कंबाइन होने लग रहा है। जब क्रोमोसोम दो है तो इसको हम बोलेंगे बाइवेलेंट। क्रोमेटेड कितने हैं, क्रोमेटेड है 4, इसलिए हमने इसको नाम दिया टेट्राड।
स्ट्रक्चर कैसे बनने लग रही है, टेट्राड स्ट्रक्चर बनने लग रही है बिकॉज बीच में स्ट्रेप्टोकोमल कॉम्प्लेक्स बना और ये कंबाइन होने लग रही है। दो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स दो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इनको हम बोलेंगे। और कितने क्रोमेटिड है, टेट्राड। तो याद रखना बाइवेलेंट, वैलेंट मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राड कितने क्रोमेटिड हैं, याद रहेगा सबको। सबसे पहले लेप्टोटीन बुके लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जाइगोटीन में सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्नैप्सिस प्रोसेस होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसी स्टेज में देखने के लिए मिलेंगे और यहीं पे मेरा बाइवेलेंट और टेट्राड भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देन यहाँ तक सो दीज आर मोस्ट क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, वहां पे टेट्राड और बाइवेलेंट बनना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए विजिबल किस स्टेट में होगा आपको, टेट्राड और बाइवेलेंट, वो आपको क्लियरली विजिबल होगा पैकाइटीन स्टेट में, बिकॉज यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पूरी तरीके से पैक हो चुके हैं। These are more clearly visible at the next stage. First two stages of the prophase are relatively short-lived. पैकाइटीन की कंपैरिजन में पहली दो कम टाइम पीरियड की थी। अब इस स्टेज में क्या होगा, 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट। देखो बना लेते हैं साथ ही साथ हम इन लोग को, एक ये है मेरे पास और एक ये है, बाइवेलेंट 4 क्रोमेटिड ईच। देखो ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट, हर एक बाइवेलेंट के जो 4 क्रोमेटिड है डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और क्लियरली विजिबल होने लग जाएंगे एज अ टेट्राड। This stage is characterized by the appearance of a recombination nodule. अभी recombination nodule ऐसे होगा, मतलब अब इनके अंदर क्या होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट होगा, तो इनके अंदर ऐसे नोड्यूल्स बनना स्टार्ट होंगे। ये देखो ऐसे नोड्यूल्स, मतलब इनकी ना जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा ना, रूट नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं। रूट नोड्यूल्स राइजोबियम जो हमारा एंजाइम होता है तो उसको अपनी साइड खींचने के लिए वो वहीं पे पैक रहे, वो वहां से निकल के ना जाए, ऐसे यहाँ पे एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की वजह से हम लोग बता देते हैं कि ये मेरी पैकाइटिन स्टेज है। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस, ये मेरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये मेरे पास देखो नॉन सिस्टर वर्ड भी समझ लो, ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं और ये कैसी है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड दो क्रोमेटिड्स को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दूसरी सेंट्रोमियर की क्रोमेटिड है, तो ये हमारी इन दो को बोलेंगे आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी लाइन आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे, क्लियर। फिर जैसे ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, इसके बाद इन दोनों के अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होने लग जाएगा, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मतलब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, किसकी हेल्प से, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की हेल्प से। और एक एंजाइम भी यहाँ पे हेल्प करता है विच इज नोन एज रिकॉम्बिनेज। एंजाइम का भी आप लोगों को नाम याद रखना है। Then crossing over is also an enzyme mediated process and enzyme involved is recombinase. Crossing over lead to the recombination of genetic material. अंदर दो chromosomes के बीच में genetic material change हो चुका है। Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of pectine, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. मतलब अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर कैसी दिखने लग जाएगी, ऐसे। ऐसे स्ट्रक्चर कुछ कुछ हम लोगों को विजिबल होगी। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर विजिबल हो रही है मेरे को, इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे चायस्मेटा। यहाँ तक एंड द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वन स्टेज विच इज नोन एज LZPD2 हम लोगों ने पढ़ा था। तो डी मतलब डिप्लोइड, किसकी वजह से होगा, जो अभी स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था ना दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जैसे ही वो डिसॉल्व होने लग जाएगा उसको हम बोलेंगे डिप्लोइड स्टार्ट हो गया। एंड द टेंडेंसी ऑफ recombined homologous chromosome of the bivalent separate from each other except at the site of, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां से सेपरेट नहीं होगा, बाकी सेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से दूर दूर होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर नीचे की साइड बन जाएगी। उसी एक शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चायस्मेटा। इन oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years.
oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट, जैसे कि हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा था, oogenesis के अंदर पढ़ा था, जो हमारे वहां पे सेकेंडरी oocytes होते हैं डिप्लोटिन स्टेज में ही अरेस्टेड रहते हैं, फिर जैसे कोई भी स्पर्म की एंट्री होती है उसके बाद वो डिप्लोटिन से अरेस्टिंग उनका रिमूव होता है। फिर डिप्लोटिन स्टेज में क्या हुआ, आपका डिसोल्यूशन हुआ स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। देन डायाकाइनेसिस में क्या होगा, जो चायस्मेटा बना है ना, ये चायस्मेटा बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। कैसे टर्मिनल पोजीशन पे, ये देखो, इन्हीं के अंदर अगर हम लोग बनाए ऐसे, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर में। अब जब ये टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा आपका, इसी को बोलेंगे डायाकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन, मतलब जब चायस्मेटा बिल्कुल टर्मिनल पहुंचेगा बोलेंगे कि डायाकाइनेसिस स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation, मतलब माइटोटिक स्पाइंडल्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। डाइकाइनेसिस की एंड पे न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियोलस था वो भी डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपीयर होने लग जाएगा, एंड इसका मतलब हमारा प्रोफेज फिनिश हुआ है। प्रोफेज फिनिश हुआ, फिर प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, मेटाफेज। अभी देख लो फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट्स में लिख लेता है चलो इसको, ताकि हम लोगों को याद रहे। एल स्टेज, जेड, पी, डी, डी, ये 5 स्टेजेस थी। इन स्टेजेस में पहली स्टेज में क्या लिखा हम लोगों ने, बुकेट लाइक स्ट्रक्चर बनी। फिर बुकेट लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद उनके बीच में स्नैप्सिस हुआ, तो स्नैप्सिस हमारा डिप्लोटीन में हुआ। फिर वही स्नैप्सिस से हमारा पूरा क्लियरली विजिबल हो गया था टेट्राड, एंड क्रॉसिंग ओवर हुआ इसमें पैकाइटिन स्टेज में। फिर डायाकाइनेसिस में क्या हुआ, स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, स्नैप्टोनीमल हुआ डिसॉल्व, और डायाकाइनेसिस में हुआ टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्मेटा। ये स्टेजेस आप लोगों को याद रखनी है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्मेटा। फिर मेटाफेज में जो एग्जैक्टली अब तक होता है वही चीजें, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पाइंडल फाइबर, काइनेटोकोर होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। फिर हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, while sister chromatids remain attached to their centromere। 6 क्रोमोसोम से तो 3 एक साइड मूव कर जाएंगे, 3 एक साइड मूव कर जाएंगे, ऐसे होगा बस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रिएपियर हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल, मतलब 2 सेल्स मेरे पास बन जाएंगे। ऑल्दो इन मैनी केसेस chromosomes do undergo some dispersion and they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus, the stage between two meiotic division, this is again important, this is known as interkinesis। meiosis 1 और meiosis 2 जब हम स्टार्ट कराएंगे, अभी मेरा meiosis 1 हुआ है, meiosis 1 के बाद होगा meiosis, इनके बीच में एक छोटी सी स्टेज होती है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है, ये एक शॉर्ट लीव स्टेज होती है। और अगेन याद रखना है इंटरकाइनेसिस में क्या क्या होता है, आरएनए फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाते हैं, बट नो डीएनए सिंथेसिस अकर, कोई डीएनए सिंथेसिस नहीं होता। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिवीजन होगा। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, इंटरकाइनेसिस के डायरेक्ट बाद प्रोफेज 2, एंड ए मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 से बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, कैसे होगा उसको देख लो। प्रोफेज 2 में क्या हो, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर, जैसे साइटोकाइनेसिस उसके डायरेक्ट बाद हमारा प्रोफेज 2, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली elongated इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1। मियोसिस 2 रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस के जैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डिसअपियर हो जाएगा एंड ऑफ प्रोफेज 2, क्रोमोसोम्स अगेन बिकम, मतलब जब 2 सेल्स प्रॉपर्ली बन चुकी है ना मियोसिस 1 में, उन सेल्स में देखो समझ लो, एक सेल है मेरे पास ये 2n इज इक्वल्स टू 6 है, यहाँ पे बना 3 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे भी बना 3 क्रोमोसोम। अब इनके अंदर डायरेक्टली क्या हुआ, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, तो मतलब एक सेल से यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे। इसके पास कितने क्रोमोसोम है, 3, तो इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 बनेंगे।
अगेन यहाँ पे भी 3 क्रोमोसोम्स बनने वाले हैं। तो मतलब मियोसिस में हमेशा एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती है। अगर हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को कंबाइनली देखें तो सिर्फ क्या कराना होगा, देखो कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं कराना है। इस ये जो सेल है, इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगेन वही माइटोसिस की तरह स्टार्ट करने लग जाएगा। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लग जाएगा, क्रोमोसोम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एट द फिर उसके बाद हमारा वही मेटाफेज स्टेज पे आना है, क्योंकि माइटोसिस की तरह डिवीजन कराना है तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कराना पड़ेगा यहाँ पे। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल अटैच हो जाएंगे, किससे, काइनेटिक फोर्स से। और एनाफेज में क्या होगा, सेंटर में स्प्लिट होगा, हर एक क्रोमोसोम्स अलग अलग मूव कर जाएंगे, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू काइनेटिक कोर। फिर टेलोफेज में क्या होगा, meiosis end with telophase 2 in which two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा वहां पे 4 मतलब एक सेल से 4 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स मेरे को मिल जाएंगे। ये होता है मियोसिस 2। अब आता है मियोसिस के सिग्निफिकेंसेस। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproductive organism, even though the process per पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा। यही सारी चीजें इन लोगों ने बताया हुआ है। एंड मियोसिस की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस इतनी ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। एंड वेरिएशंस इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द इवोल्यूशन। तो बच्चों ये था हमारा पूरा सेल चैप्टर के बारे में। अभी जरा मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों को कुछ थोड़े से डायग्राम्स दिखाने का। ये जो हम लोगों ने लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस स्टेज पढ़ी ना, इनके डायग्राम्स देख के, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो कुछ डायग्राम्स देखते हैं हम लोग। सी देखो, अब इस डायग्राम में आप लोगों को कुछ डायग्राम्स में स्टेजेस दिख रही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा है लेप्टोटीन स्टेज आती है, फिर जाइगोटीन, पैकाटाइन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में हम लोगों ने क्या देखा था कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लग जाता है, 2 क्रोमोसोम्स क्लोज आते हैं, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है। यस, स्टेजेस आया। फिर जाइगोटीन मतलब यहाँ पे बुकेट लाइक स्ट्रक्चर हमारी बना। फिर जाइगोटीन के अंदर क्या हुआ, एक स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने लग जाता है इनके बीच में। ये क्रोमोसोम इनके बीच में ऐसे स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर कर पाए। क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट होता है, बाइवेलेंट बन दिखने लग जाता है, टेट्राड स्ट्रक्चर। फिर पैकाइटीन में एग्जैक्टली हमारा क्रॉसिंग ओवर होने स्टार्ट होता है। पैकाइटीन में देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर में एक एक्स शेप स्ट्रक्चर हमारी बनने लग रही है, जिसको हम चाइसमेटा बोलेंगे। डिप्लोटीन स्टेज में प्रॉपरली मेरे को चाइसमेटा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो एक्स शेप। फिर यही एक्स शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल टर्मिनल साइड पे पहुंच जाता है। यहाँ पे हमारा डिप्लोटीन में ही स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लग जाता है, और डायकाइनेसिस में हमारा टर्मिनल साइड पे पहुंच जाता है। एंड टर्मिनल साइड पे पहुंच के हमारे वही क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे। एंड फिर वही मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये सारी स्टेजेस। तो इन डायग्राम्स को आप लोगों को याद रखना है। आई होप अब आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। पूरे चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डीपीपी सॉल्व करना है। एनसीईआरटी एक बार पहले रीड करना है, पहले प्रॉपरली नोट्स बना लेना, एनसीईआरटी रीड करना, एंड उसके बाद टीपीपी सॉल्व करना। कोई भी डाउट आएगा, प्रॉपरली क्वेश्चन आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। एंड अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर मैं टारगेट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, वो आई गेस हमारा रहेगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाएंगे। एंड फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर करेंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये वाले चैप्टर्स 1 बाय 1 करके मैं सारे चैप्टर्स आप लोगों को यूट्यूब पे फिनिश करने वाली हूँ। सो तब तक ये अच्छे से पढ़ाई करो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप लोगों को पता है कि एनटीए ने हमारा डेट अनाउंस कर दिया है नीट क्लास 7th में। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप लोगों को अपने अपने टारगेट फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डेट हम लोगों का आ चुका है। अब हम लोग डिले नहीं कर सकते कि नहीं यार कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम्स है। एंड बोर्ड एग्जाम्स तो देखो रहेंगे, बोर्ड एग्जाम्स का फियर ऑब्वियसली होता है ना, बहुत कॉमन है, फियर होना भी चाहिए किसी चीज का।
फेयर नहीं होगा तो हम लोग नहीं बढ़ने वाले, टेंशन होनी चाहिए, टेंशन होना कॉमन होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अपने टारगेट सेट करना है। कैसे टारगेट सेट करना है, सबसे पहले तो अपने बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट अगर प्रॉपरली आप लोगों को आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स देखो। अपनी 12th को बोर्ड एग्जाम सोच के मत पढ़ो कि बोर्ड एग्जाम है, उसको सोचो कि मैं नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज वहां पे भी सारा सिलेबस वही आने वाला है जो नीट में आने वाला है। बस डिफरेंस ये वहां पे सिर्फ 12th आएगा, यहाँ पे नीट में 11th भी आने वाला है। तो एटलीस्ट अपनी 12th तो आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि देखो मार्च में आप लोग आई गेस 28 मार्च तक आप लोग फ्री हो जाने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम से। 28 मार्च के बाद हमारे पास पूरा अप्रैल सिर्फ कंसीडर करके मैं चल रही हूँ, पूरा अप्रैल आप सिर्फ और सिर्फ 11th रिवाइज कर पाओ। बिकॉज आई नो आप लोग अपना पूरा फैब और पूरा मार्च बोर्ड एग्जाम्स में देने वाले हो, सिर्फ एक महीना हम लोगों के पास बचता है 11th के चैप्टर्स करने में। एंड आपको पता है अभी हम लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी भी रह रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों के रह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट एंड हार्ड वर्क। अगर अब तक आप लोग 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, 6 घंटे, ये नहीं कि क्लासेस में आ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लासेस लगा रहे हैं, स्कूल जा रहे हो, उनको कंसीडर नहीं करता है। 6 आवर्स सेल्फ स्टडी वाले आवर्स आप लोगों के होने चाहिए। अगर अभी भी 6 आवर्स नहीं है ना तो बच्चों भूल जाओ आप लोग नीट क्रैक करने वाले हो। उस 6 आवर्स को 8 आवर्स तक करो, 12th भी करो साथ साथ, लेकिन 11th भी अपना मैनेज करके चलो। अगर मैनेजमेंट सीख जाओगे अभी से तो नीट इसी ईयर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो सब ड्रॉपर में दिखते मिलने वाले हो। बिकॉज आप लोगों को पता है फुल लेंथ पेपर्स हम लोगों को भी सॉल्व करना है। मेरा तो ये टारगेट था कि अगर नीट अगर 7th मई में अभी डेट आया है, वो मई के एंड तक हो जाता है, जून के फर्स्ट वीक में हो जाता, तो तब हमारा एकदम सॉर्टेड चलने वाला था। लेकिन अभी 7th में डेट आ चुका है तो उसमें थोड़ी सी टेंशन है, बिकॉज फुल लेंथ पेपर्स के एटलीस्ट 1.5 मंथ्स तक तो हम लोगों को प्रैक्टिस करने ही करने होता है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप अपना पूरा जनवरी तक 11th निपटा लो, ताकि फरवरी मार्च पूरा 12th कर पाओ। एंड निपटाना इट्स नॉट कि लाइक आपने सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और एक एक बार क्वेश्चंस करके देख लिया सफिशिएंट है, इट्स नॉट सफिशिएंट। पूरा स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए कि अगर कहीं से क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कंसीडर करके चलना है आप लोगों को कि जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स फिनिश होंगे ना, बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप लोगों को डायरेक्ट नीट देना है, टाइम नहीं है। एक भी चैप्टर आप लोगों को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। अपना टारगेट बना लो बोर्ड एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स निपटा लेने हैं मेरे को 11th के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर निपटाना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस चैप्टर को प्लीज ये मत सोच के चलना कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद कर लो। बोर्ड एग्जाम्स के बाद कोई एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, एक भी एक्स्ट्रा चैप्टर इवन मैं भी नहीं कराऊंगी एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी आप लोग भी नहीं पढ़ोगे, चाहे उस चैप्टर को छोड़ देना, वो बेटर रहेगा, छोड़ देना। बट नया चैप्टर नहीं पढ़ोगे आप लोग आफ्टर बोर्ड एग्जाम। जितने भी नए चैप्टर पढ़ने पहले पढ़ लो, बाद में नहीं पढ़ने वाले हो। बाद में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, बिकॉज पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस किया हुआ काम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन आएगा आप लोगों का। एंड आप लोगों को पता है पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर भी क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, तब भी क्वेश्चन नहीं होते। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो अगर वो कंफ्यूजन दूर करना है ना आप लोगों को, तो इतना तो करना पड़ेगा, देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड इवन आप लोगों को पता है ना, मेरे को भी नीट देना है, तो मुझे भी नीट देने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के साथ साथ मेरे और भी एग्जाम्स है, आप लोगों को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली चीज है। तो प्लीज रिलैक्स मोड में बिल्कुल मत रहना, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो। अपना प्रैक्टिकल्स वगैरह जितने भी आप लोगों के होने वाले बहुत लाइटली लो सबको, क्योंकि सब फॉर्मेलिटी है। प्रैक्टिकल में 100% स्कोर करके कोई मेडिकल सीट नहीं मिलने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स में भी 100% स्कोर करके कोई मेडिकल सीट नहीं, मेडिकल सीट सिर्फ और सिर्फ नीट दिलाएगा। चाहे कितनी मेहनत कर लेना आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में, प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे अच्छे से फाइल्स प्रोजेक्ट बना डालना, लेकिन काम आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ नीट काम आने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आई होप थोड़ा सा आप लोग इस चीज को सीरियसली लोगे एंड पढ़ना स्टार्ट करने वाले हो, तो एक एक एक्स्ट्रा टाइम निकालो। और ये चीज याद रखना, बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स पूरा 11th फिनिश करना है, चाहे कितनी भी एक्स्ट्रा मेहनत करो, लेकिन उससे पहले बोर्ड एग्जाम्स फिनिश करना है। एंड ये आप लोगों से सबसे मेरे को प्रॉमिस चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में इसी चीज को आप लोग फॉलो करें, बिकॉज सिर्फ बायो पढ़ने से नहीं काम चलने वाला। सिर्फ बायो आपको नीट क्लियर नहीं कराएगा, नीट सिर्फ 360 मार्क्स दिलाएगा, 360 में कोई सीट नहीं मिलने वाली है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। सो चलो फिर हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।